अब हम लोग देते हैं पहला टॉपिक हमारा स्टोन एज। देखो भाई नाम में ही है स्टोन, बट स्टोन का मतलब पत्थर, तो इसको हिंदी में कहते हैं पाषाण काल। अब जाहिर सी बात है कि इस ड्यूरेशन के जो ह्यूमन बींग्स थे उनका जिंदगी पत्थर के इर्द गिर्द था, उनका घर भी पत्थर था, उनका भोजन भी पत्थर था। आप बोलोगे भोजन कैसे पत्थर था? तो मींस भोजन प्राप्ति का जो सामग्री था, जो हथियार था, वो पत्थर था। तो पूरा जीवन यापन ही पत्थर था, तो ड्यूरेशन का नाम हो गया स्टोन एज। बट अगर हम लोग क्लासिकल डिवीजन करें पूरी की पूरी हिस्ट्री के पीरियड का, तो क्लासिकल डिवीजन क्या होता है, तो उसको 3 फॉर्म में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक फॉर्म को हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, एक फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, एक फॉर्म को हम लोग कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल, और एक फॉर्म को हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या है, तो देखो हिस्ट्री के जानने के क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है। प्रागैतिहासिक तीनों की इंग्लिश, अगर मैं इंग्लिश बोलूं तो प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल पीरियड। तो ये हमारे पास 3 काल हो गए। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है, जो आदि ऐतिहासिक काल है, उसमें आपका क्या आता है, स्टोन एज आता है। समझो बात, क्यों स्टोन एज आता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सर हिस्ट्री के बारे में कैसे जानेंगे, तो आप बोलोगे सर हिस्ट्री को जानने के 2 सोर्सेज हैं। एक तो आपके पास कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होने चाहिए, और दूसरा आपके पास लिटरेचर सोर्सेज होने चाहिए। तो बात तो यस है। तो आप बोलेगे सर क्या स्टोन एज में हमारे पास आर्कियोलॉजिकल और लिटरेचर सोर्सेज हैं? तो आप एक चीज तो क्लियर बोलोगे, सर लिटरेचर सोर्स तो यहां पे नहीं है। स्टोन एज में हम लोग जाएंगे तो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो है, यानी पुरातात्विक एविडेंस तो हमारे पास है, पुरातात्विक साक्ष्य तो हमारे पास है। ठीक। दूसरी बात, अगर आप हमसे आप बोलेंगे भाई लिटरेचर सोर्सेज क्या है, साहित्यिक स्रोत क्या है, तो आप बोलोगे नहीं सर नहीं है। तो ये आपका हो गया जिसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो लेकिन लिटरेचर सोर्सेज हो ही ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या खूबी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखोगे कि भाई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मौजूद है और इसके बारे में लिखी गई बातें भी हैं। बुक्स भले नहीं है, बट कई सारे ऐसी लिपियां मुद्राएं पाई गई हैं जिसमें समथिंग कुछ लिखा है, ऐसे भाव चित्रात्मक डिजाइन बना के। इस मेथड को हम लोग कहते हैं भाव चित्रात्मक विधि। जैसे आप लोग आज फेसबुक चलाते हो, तो फेसबुक क्या है, हार्ट, हा का रिएक्शन, लाइक, तो इन चीजों से हम आपकी भावना को समझ जाते हैं। आप हमारे पोस्ट पे जाके हाथ दबाओगे तो मतलब हमारा पोस्ट आपका मजाकिया लगा। अगर आप हार्ट रिएक्शन डालोगे तो मीन्स आप उसको दिल से स्वीकार करते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। तो कहने का मतलब मेरी बात क्या है भाई, जो आज आप फेसबुक में या इंस्टाग्राम वगैरह में अगर ऐसे साइन आते होंगे तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इंस्टा नहीं चलाता हूं। तो ये है आपकी भाव चित्रात्मक विधि। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या है, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चौंदड़ो, धौलावीरा, सब जगह से हमने पाया, लेकिन जो लिखी गई बातें हम पढ़ नहीं पाए। तो हमारे लिए फिर से वही करियाचर 22 बराबर, पता नहीं है क्या लिखा है, कभी पढ़ लेंगे तो समझेंगे। तीसरा हमारे पास ड्यूरेशन आता है वैदिक पीरियड और उसके बाद का ड्यूरेशन। जिस ड्यूरेशन के बारे में जानने के लिए हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं और लिटरेचर सोर्सेज भी हैं, और सबसे बड़ी बात है ये पठनीय भी है, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये हो गई हमारी थर्ड पीरियड। तो डिवीजन हमने समझ लिया कि भाई प्री हिस्टोरिक क्या होता है, प्रोटो हिस्टोरिक क्या होता है, और हिस्टोरिकल पीरियड क्या होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आप बोलोगे सर पूरा पाषाण काल का आपको ये स्थल क्यों नहीं लिखे, तो देखो यार जानबूझ के नहीं लिखा। मैंने क्या बोला, काम हम वहां करेंगे जहां से पेपर का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। तो आपके लिए ध्यान देना, अब पेपर में कभी स्टोन एज का टाइम पीरियड वगैरह अब नहीं पूछता है, तो हम वहां पे क्यों क्षमता खत्म करें जहां पे नहीं पूछता है। हमारे लिए स्टोन एज के कुछ साइट्स को जानना बड़ा जरूरी है जहां से पेपर में क्वेश्चन बन के आते हैं। जैसे मैंने क्या किया है कि आपके जो मध्य पाषाण काल है वहां की कुछ साइट्स को जानना। ठीक है। मध्य पाषाण काल की कुछ साइट्स को मैं आपके पास लेके आया हूं। जैसे आप देखो, एक साइट का नाम आपके लिखा गया है भीमबेटका। भीमबेटका स्थित कहां पे, इसका लोकेशन क्या है, तो भीमबेटका आपके मध्य प्रदेश में। तो नीचे आपके सारे साइट्स और उनके लोकेशन लिखे, जैसे बागोर राजस्थान में है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, दमदमा उत्तर प्रदेश में है, इसी तरह से मैधा आपका उत्तर प्रदेश है बेसिकली। ठीक है। सोहन रिवर वैली के इर्द गिर्द के क्षेत्र है जो यूपी वाले बेसिकली स्टोरेज के एरियाज है। आपका लंघनाज इसको बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे लंघनज लिखा है, बट ये लंघनाज आपको देखने को मिलता है इस वर्ड की जगह पे। यहाँ पे आपको एक वर्ड देखने को मिलता है पेपर में, लंघनाज। ठीक है। लंघनाज आपका गुजरात में और सराय नहारा आपके उत्तर प्रदेश में। ये क्या है, वो एरिया है जिसके बारे में तेरी आपका है, आपका टेरी या तेरी जो भी कह लो, ये तमिलनाडु में आपका स्थित है। तो एक तो लोकेशन आपका मैच दी कॉलम में आ सकता है कि भैया इसको मैच कराओ।
किस स्टेट में है। दूसरा, इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज कराने के लिए बोल सकता है, तो स्टेट आपको याद रहेगा तो वो भी आप कर लोगे। तीसरा, कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस पूछ सकता है इन लोकेशन का, जैसे भीमबेटका के बारे में हम सबको पता है कि भीमबेटका में एक केव पेंटिंग पाई गई है, एक गुफा चित्रकारी पाई गई है। देखो, अच्छा मैं आपसे बोलूं कि आप यार जिंदगी में पेंटिंग कब बनाते हो, तो जब आप अपनी जिंदगी में थोड़ा निश्चिंत हो जाए, थोड़ा पैसा कमाने लगे, थोड़ा जिंदगी अस्थायी बन जाए। तो अगर केप में पेंटिंग मिल रहा है तो मींस लोगों ने अस्थायी जीवन जीना, एटलीस्ट थोड़ी सी जिंदगी अस्थायी होगी, कलर्स के बारे में जानना शुरू किए होंगे, जानवरों को समझना स्टार्ट किए होंगे, थोड़ा कहीं तो रुकते होंगे, फिर तो बनाएंगे कुछ। तो माना जाता है कि जो मध्य पाषाण काल है, यहां से हमको पता, हमको पशुपालन का, ठीक है, यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के साक्ष्य हमको कहां से देखने को मिलते हैं, मध्य पाषाण काल से देखने को मिलते हैं। तो केप पेंटिंग का भी उदाहरण आपको कहां से देखने को मिलता है, तो सबसे अर्लीस्ट एग्जांपल आपका है तो भीमबेटका की केप पेंटिंग है, ठीक है। भीमबेटका से जाहिर सी बात है कि लोग रह रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे कई सारे पत्थर के माइक्रोलिथिक टूल्स भी पाए गए, पत्थर के औजार भी पाए। देखो, स्टोन एज में आपको देखने को मिलेगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। देखो होता क्या है, जैसे जैसे स्टोन एज स्टार्ट से एंड की तरफ जाएगा, तो टूल्स बताओ बड़े होंगे कि छोटे होंगे, तो जाहिर सी बात है छोटे होंगे, पतले होंगे। जैसे कंप्यूटर देखो भाई, पहले एक रूम के बराबर था, आज एक पॉकेट में धर के निकल जाओ, ऐसे कंप्यूटर्स आ गए। तो टेक्नोलॉजी हमेशा क्या होती है, जब इंप्रूव होती है तो पतले होंगे और उनकी इफिशियंसी ज्यादा होगी। तो पहले क्या होंगे, बड़े सुडौल हथियार यूज किए जाएंगे, समय के साथ पतले ब्लेड टाइप के फ्लैक उपकरण यूज होना स्टार्ट होंगे। ओके, तो पत्थर के यहां से कुछ औजार पाएंगे। अब इस केव पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा और इन डिटेल पूछ सकता है कि भाई जो भीमबेटका की गुफा है वहां पे किन किन चित्र पाया गया। तो जो संबंधित जानवर थे, जैसे ये लोग हंटिंग करते थे, तो हंटिंग के एग्जांपल्स हमको मिलते हैं, शिकार करते हुए कई सारे फिगर्स यहाँ पे हैं, ठीक है। कई सारे जानवरों के चित्र हैं, जैसे यहाँ पे हाथी का चित्र है, ठीक है। यहाँ पे सांबर, ये हिरण की तरह दिखता है, ठीक है, सांबर का यहाँ पे चित्र है, और यहाँ पे हिरण का भी चित्र है, हिरण का चित्र है। ये सारे यहाँ पे क्या है, एनिमल्स के यहाँ पे फिगर्स देखने को मिले हैं, ठीक है। ये सारे चित्र यहाँ पे देखने को आपके मिले हुए हैं। तो ये दिखाऊंगा एग्जैक्ट, आप जानना चाहते हो कि ये कहाँ पे है, तो ये रायसेन जिले में है, क्योंकि आजकल यूपी पीसीएस कुछ भी दे रही है, तो ध्यान देना ये रायसेन जिले में स्थित है। ओके, रायसेन जिले में स्थित है। पेपर में आप देखोगे कि मध्य पाषाण काल के ऊपर जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन बन के आता है वो आता है बागौर और आदमगढ़ के बारे में। कहता है कि भाई कि ओल्डेस्ट एग्जांपल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री कहां पे देखने को मिलती है, यानी पशुपालन का सबसे आरंभिक साक्ष्य हमको कहां देखने को मिलता है। तो पशुपालन का जो सबसे आरंभिक साक्ष्य आपको देखने को मिलेगा वो बागौर और आदमगढ़ में देखने को मिलता है। यानी क्या है, यह स्टेटमेंट बताता है कि जो मध्य पाषाण काल था, जो मेसोलिथिक पीरियड था, वहां पे क्या है, ये बागौर और आदमगढ़ ये ऐसे साइट्स थे जहां पे पशुपालन स्टार्ट हो चुका था। देखो, एक होता है प्रारंभ होना और एक होता है प्रभावी रूप से चलना। तो प्रारंभ आपका मध्य पाषाण काल में है। आप समझो, पहले इंसान क्या था, हंटर एंड फूड गैदरर। तो जब हंटर एंड फूड गैदरर का कॉन्सेप्ट आता है, मींस वो चलता जा रहा है, मार रहा है, खा रहा है, जो बच रहा है लाद रहा है पीठ पे और निकल रहा है एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन जब मध्य पाषाण काल का ड्यूरेशन आएगा तो इंसान क्या कर रहा है, पशुपालन कर रहा है। पशुपालन करेगा यानी कुछ ही समय के लिए सही, लेकिन कहीं तो रुकेगा अपने पशुओं के साथ। वो पशु को जानना तो स्टार्ट किया कि ये मेरे मित्रवत पशु है और ये मेरे शत्रुवत पशु है। तो जो मित्रवत की भांति हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुत्ता, तो उसको अपने पास रखना स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे और भी जानवर, क्योंकि पशुपालन से इनको मिल्क भी मिल जाता था, ठीक है, मांस भी मिल जाता था, ठीक। तो ये सारी चीजें इनको, और सबसे बड़ी बात है कि कुत्ते जैसे जो जानवर होते थे वो इनके लिए सिक्योरिटी का भी काम प्रोवाइड कराते थे, ठीक। अच्छा, पशुपालन इनके लिए परिवहन का भी काम करती थी, तो इनका जिंदगी आसान बनना चला गया। तो एनिमल हस्बेंड्री का सबसे प्रारंभिक साक्ष्य मेरे भाई काम आ गया, तो बागौर और आदमगढ़। तो बागौर कहां है, बागौर आपका राजस्थान में है और आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और जाहिर सी बात है दोनों टूल्स तो हर जगह से मिलेंगे, स्टोन टूल्स तो हर जगह से मिलेंगे। ओके, आ जाओ, अब हमारी बात आती है दमदमा। एक आपके पास यहाँ पे एग्जांपल आ गया। अब वो एग्जांपल आपका है, वो एग्जांपल क्या है, दमदमा है। देखो, दमदमा एक ऐसा लोकेशन है, कहां पे स्थित है, दमदमा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित एक लोकेशन है। पेपर में अगर आपके क्वेश्चन आए कि भाई वो कौन सी साइट है, ध्यान रहा, ठीक है, करा कि दमदमा से क्या आपको हमको मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है और एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है। 3 ह्यूमन स्केटल मिले कहां से, एक ही कब्र से, ठीक है। अब देखो, तो मानव कंकाल आपकी केवल दमदमा से नहीं प्राप्त हुई है,
अगर केवल पेपर में क्वेश्चन है कि मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुआ, पे कुछ ऑप्शंस हो, तो मानव कंकाल आपका सरायनहार जाय से भी मिला है, मानव कंकाल आपका मैदाहा से भी मिला है, लेकिन एक ही कब्र से अगर 3 मानव कंकाल आपसे पूछता है तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल आपको कहां से मिले हैं, तो इसका आंसर आएगा दमदमा। आप बोलोगे सर ये भूल गए मैदाहा और दमदमा, तो आप क्या करोगे, दमदमा स्थित कहां पे है, तो भाई ये उत्तर प्रदेश में यूपी में एक लोकेशन है प्रतापगढ़, हाँ वहां देखने को मिलता है, वहां देखने को मिलता है। ठीक, ध्यान रहा, तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र में 3 मानव दम तोड़े, तो दमदमा में दम तोड़े, ठीक है, 3 मानव कंकाल, 3 मानव एक साथ दम तोड़े। अब बोलोगे सर एक साथ दम तोड़े, ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है कि भाई कि समय के साथ क्या हुआ कि लोगों की डेथ होती चली गई और वहीं पे दफना दिए गए लाके, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, लंगनाथ से भी हमको क्या मिला है, लंगनाथ से भी मानव कंकाल और शिकार के प्रमाण मिले हैं। सरायनहार राय से भी क्या है, मानव कंकाल और हड्डी के उपकरण मिले हैं, हड्डी के औजार। देखो हड्डी के औजार में केवल टूल्स ही नहीं मिले हैं, आभूषण भी मिले हैं। दंदना सरायनहार है, एक बार पेपर में क्वेश्चन भी बनाया यूपी 2010 में कि किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, उसमें ऑप्शन में मैदाहा और सरायनहार राय दोनों था। तो हड्डी के उपकरण अर्थात हड्डी के औजार, हड्डी के टूल्स कहां से मिले हैं, तो सरायनहार राय से भी मिला है आंसर, और मैदाहा से भी मिला है। देखो मैंने यहां पे नीचे इसके लिए लिखा है कि मैदाहा से भी हड्डी, ठीक है, और सिंह, सिंह नहीं लिखा गया, ये सिंह होगा, सिंह, ठीक है, ये सिंह हॉर्न। तो इसके क्या है, इसके उपकरण भी मिले हैं और आभूषण भी मिले, यहां पे किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। टेरी नामक एक लोकेशन है जहां से शंख और सीप के औजार मिले हमको तमिलनाडु से। तो ये हमारा हो गया बेसिकली कुछ साइट्स हो गए जिनके बारे में हमने बहुत क्लियर समझ लिया और जिनके बारे में क्लियर समझना बड़ा जरूरी भी था। ओके, ये बात होगी, ये बात होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा नवपाषाण काल के बारे में देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि भाई जो आपका मध्य पाषाण काल था, ध्यान देना, हमने देखा कि भाई मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि पशुपालन स्टार्ट हो गया, ठीक है। मध्य पाषाण काल में हमने क्या देखा कि, ठीक है, पशुपालन स्टार्ट हो गया, यानी मेसोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, पशुपालन स्टार्ट हो गया। तो पशुपालन कहां पे स्टार्ट हो गया, तो पशुपालन आपका स्टार्ट हो गया मेसोलिथिक पीरियड में, ठीक है, मेसोलिथिक सही बोला हूं ना, ठीक है। तो आपका मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। और अब बात करेंगे हम लोग नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। हम लोग बात करें नवपाषाण काल, ध्यान देना, नवपाषाण काल की बात करें यानी नियोलिथिक पीरियड की बात करें, ठीक है। तो यहां पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाएगा, नियोलिथिक पीरियड में आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाएगा। कैसे भाई, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री यहां से स्टार्ट होगी। तो अगर पहले आप खुद सोचो ना कि पहले पशुपालन स्टार्ट होगा या पहले एग्रीकल्चर होना स्टार्ट होगा। भाई एग्रीकल्चर के लिए बेस क्या है, पशुपालन। खेत कौन जोतेगा, पशु जोतेंगे। अनाज कौन ढोएगा, पशु ढोएंगे। तो सिंपल सी बात है। तो एनिमल हस्बेंड्री पहले स्टार्ट हुई, पशुपालन पहले स्टार्ट हुई, और फिर अगली विशेषता क्या बनती है, एग्रीकल्चर। तो आरंभिक साक्ष्य आपके कहां पाए जाते हैं, मेसोलिथिक पीरियड में एनिमल हस्बेंड्री के। लेकिन मेजर एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट कब हुई होगी, जब खूब एग्रीकल्चर बूस्ट किया होगा। तो प्रभावी रूप से विशेषता कहां की है, तो नवपाषाण काल की है। अब समझो यहां पे नवपाषाण काल के कुछ स्थल का नाम आपको लिखता हूं, या यहां पे लिखा ही गया है। यहां पे देखो एक नाम लिखा गया है मेहरगढ़, ठीक है, कोल्डिहवा, महगरा, ठीक है, और इसके से बुर्ज होम है यहाँ पे, ठीक है, या बुर्ज होम 2 बार लिखा गया है। गुफकराल है, चिरांद है, यहाँ पे पय्यमपल्ली है। पहले इन लोकेशंस को आप देखो, पहले जो लिखा हूं वो देखो ध्यान से। तो मेहरगढ़ आपके कहां पे स्थित है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, ठीक है। कोल्डियावा यूपी में स्थित है, ठीक है, यूपी में स्थित है। मैदरा आपका मैगरा कहां पे स्थित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अब आओ बुर्ज होम कहां पे है, बुर्ज होम आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे देखेंगे गुफकराल, तो गुफकराल भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो 2 नवपाषाण कालिक स्थल बुर्ज होम और गुफकराल, ये दोनों कहां पे स्थित है, ये दोनों जम्मू में स्थित है, ठीक है। बिहार में आपका चिरांद है और पय्यमपल्ली आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो पहले तो हमने सिंपली क्या समझा, लोकेशंस को समझना स्टार्ट किया। अब हमने क्या बोला यहां पे देखो मैंने लिखा है कि खाद्यान्नों का उत्पादन यानी फूड ग्रेन्स का उत्पादन यहां से स्टार्ट हुआ, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। और सबसे पहला फूड क्या रहा होगा, तो जौ रहा था, जौ था, ठीक है। जिसका उत्पादन कहां से स्टार्ट होना, जिसका उत्पादन होना स्टार्ट हुआ वो क्या था, जौ था, ठीक है, जौ था। ओके,
जौ को इंग्लिश में बोलेंगे बार्ले। ओके, बार्ले। तो जौ का सर्वप्रथम उत्पादन हुआ। अब देखो, आप यहां भी देख रहे हो कि सर कृषि का प्रमाण मिला, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। यहां भी आपको एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर आपका यहां भी दिखाई पड़ रहा है। अब बात आती है कि सर अगर हम ये जानना चाहें कि सबसे प्राचीनतम एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कहां मिला, तो इसको ध्यान देना। अब आपको मैं 3 कॉन्सेप्ट समझाता हूं। एक लोकेशन, इसका नाम है लहुरा देव। हिंदी में लहुरा देव लिखूंगा, किसी को दिक्कत है? नाम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। एक लोकेशन का नाम मैं लिखूंगा मेहरगढ़, और एक लोकेशन का नाम लिखूंगा कोल्डिहबा। अब देखो, डाउट में यहीं आप आते हो, कोल्डिहबा, डाउट में आप यहीं आते हो। जब तक चीजें खोजी नहीं गई थी, अभी रिसेंट में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर का सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस कहां मिला। अब पूछे आपसे कि एग्रीकल्चर का सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस, तो आंसर क्या था? लहुरा देव। आंसर क्या है मेरे भाई? तो आंसर आएगा लहुरा देव। ठीक है, उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर में लहुरा देव स्थित है, ध्यान देना। ठीक है, यहां से प्राचीनतम कृषि का जो एविडेंस है वो पाया गया है। प्राचीनतम कृषि का एविडेंस पाया गया है। यहां से राइस का साक्ष्य पाया गया था। इसका साक्ष्य पाया गया था राइस का, चावल का। यहां से राइस का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ओके, अब देखो बेलन नदी घाटी की हम लोग बात करेंगे तो वहां पे आपका कोल्डिहबा स्थित है, और यहां से चावल की भूसी मिली थी। यहां से चावल के साक्ष्य पाए गए हैं, और यहां से चावल की भूसी का साक्ष्य पाया गया है। चावल की भूसी का साक्ष्य पाया गया है। ठीक है, अच्छा, एक जगह मुझसे शायद सोहन नदी घाटी निकल गया स्टार्ट करते समय ही। ठीक है, वो आप लोग रिफॉर्म कर लेना, वो बेलन नदी घाटी होगा। ठीक है, स्टार्ट करते समय ही मेरे से सोहन नदी घाटी निकल गया यूपी के लोकेशन का, वो ध्यान देना, वो आपका बेलन नदी घाटी होगा। इसको सुधार करा दूंगा मैं, टेक्स्ट मैसेज में भी सुधार करा दूंगा। ठीक है, ध्यान देना, ये गलती क्या अभी मुझे समझ में आया कि वो एक फ्लो में निकला मेरे। ठीक है, आते हम लोग बात करते हैं मेहरगढ़ का। तो मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ से आपकी गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ध्यान देना, मेहरगढ़ से आपकी क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ था? तो मेहरगढ़ से आपके गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ध्यान देना, गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो पहली बात आई कि सर क्या क्या हमको एविडेंस प्राप्त हुआ। एक जगह से चावल, दूसरी जगह से गेहूं, और तीसरी जगह से गेहूं की चावल की भूसी। लेकिन जब हम लोग लहुरा देव की बात करते हैं तो लहुरा देव का जो साक्ष्य मेरे भाई, ध्यान देना, आपको यहां पर टाइम लिख रहा हूं, ये 9000 BC से लेके ये माना जाता है कि ये 6000 BC का साक्ष्य है। ठीक है, या कहीं कहीं साक्ष्य 7000 लगा है, 7000 BC का साक्ष्य है। मेहरगढ़ से जो गेहूं प्राप्त गई है वो माना जाता है 7000 BC पुराना साक्ष्य है। 7000 BC पुराना साक्ष्य है। और कोल्डिहबा से चावल की भूसी पाई गई है, ये माना जाता है 6500 BC पुराना साक्ष्य है। और लहुरा देव वाला जो खोज है वो रिसेंट की खोज है, वो बहुत पुरानी खोज नहीं है। ठीक है, अब आते हैं तो लहुरा देव, मेहरगढ़ और कोल्डिहबा। कुछ मैसेज आ गया था तो थोड़ा दिमाग उधर चला गया था। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि मेहरगढ़ 7000 BC का था। ठीक है, थोड़ा अगर टाइम आगे पीछे गया तो कोई दिक्कत नहीं है। कोल्डिहबा 65,000 BC आ गया। तो क्वेश्चन की नीड समझना, अगर आपसे पूछे कि ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर का एविडेंस कहां, तो आंसर बनेगा लहुरा देव। अगर आपसे पूछे गेहूं का ओल्डेस्ट एविडेंस कहां मिला, तो आंसर आएगा मेहरगढ़। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये चीज समझ गए। बाकी चीजें लिखी गई हैं इसमें। बुर्जहोम इंपॉर्टेंट आपका पड़ता है कि बुर्जहोम में आपका गर्त आवास, जिसको गड्ढा आवास भी कहते हैं। ठीक है, इसके साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, हडबोन्स टूल्स पाए गए हैं, और कुत्ते के साथ दफनाने की परंपरा पाई गई आपकी बुर्जहोम में। ठीक है, ध्यान देना। ओके, तो ये चीज हमको ध्यान देना है। ये बुर्जहोम इसके लिए पेपर में क्वेश्चन आ भी जाता है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट एविडेंस है, ये ध्यान देना आप लोग। ठीक है ना। अच्छा, लहुरा देव वाला देखो कॉन्सेप्ट जो मैंने था अभी आपको समझाया, वो यहां पे मैंने लिखा भी है कि लहुरा देव संत कबीर नगर में स्थित लोकेशन है। ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल साइट इन इंडिया है। द ओल्डेस्ट द एविडेंस ऑफ राइस गेन्स। ठीक है, यहाँ पे देखो ड्यूरेशन लिखा है, लगभग 9000 to 7000 BC का है। ठीक है, तो ये चीज समझा था। भीमबेटका के बारे में जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया, उसके बारे में डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब समझो बात, हमको इससे बाहर अब आप मैक्सिमम क्या आता है, थोड़ा यहां से दूंगा होमवर्क, थोड़ा यहां से होमवर्क दूंगा। जैसे कुछ
नौ पाषाणिक और मध्य पाषाणिक स्थलों की खुदाई किसने की, क्वेश्चन बन जाता है। जैसे भीमबेटका का उत्खनन किसने किया, ठीक है, ये क्वेश्चन बन के आता है। तो हमको क्या करना है, इनमें से कम, ठीक है, किसका किसका उत्खनन खर्च आपको याद करना होगा। चलो बता देता हूं, ठीक है। मेहरगढ़ का उत्खनन किसने किया, बस गूगल को करना, देख लेना, ठीक है। पेपर में भीमबेटका के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन बन के आ चुका है, ठीक है, आ चुका है, तो हम रेडी रहेंगे भीमबेटका एक बार, ठीक है, देख लेंगे क्या वाकंकर महोदय ने किया या किसी और ने किया है। ओके, महदहा और दमदमा चूंकि यूपी के साइड्स हैं तो जरूर देखना है, जरूर देखना है। ओके, एटलीस्ट इतना दिख जाओ बस, और कुछ मत देखो, और कुछ मत देखो, इतना दिख जाओ। आप लोग इतना दिख गए तो बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है, बहुत बड़ी बात हो गई। अब यहां पे आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर एक बहुत प्यारी चीज है जो आपने नहीं बताया। आप बोल सकते हो कि भारत में मानव का इनिशियल एविडेंस कहां मिला था, मानव कंकाल, ये मानव का खोपड़ी मिला था, मानव कंकाल का प्रारंभिक साक्ष्य, ठीक है। ध्यान, हमको क्या है, मानव कंकाल का प्रारंभिक साक्ष्य कहां मिला था। यहां पे कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा ना, नहीं लिखा तो यहां लिख देते हैं। ध्यान, मानव कंकाल, मानव कंकाल ये खोपड़ी मिला था उसका का प्रारंभिक साक्ष्य, प्रारंभिक साक्ष्य में अर्लियर एविडेंस कहां मिला था, प्रारंभिक साक्ष्य। अर्लियर एविडेंस कहां मिला था, कहां मिला था मेरे भाई। तो सबसे अर्लियर एविडेंस आपका मिला है वो है नर्मदा क्षेत्र में, नर्मदा रिवर के पास मिला था, और उस लोकेशन का नाम है आपका हथनौरा, हथनौरा से मिला था, याद है ना, हथनौरा। हथनौरा कहां पे है आपका, होशंगाबाद, कहां पे, होशंगाबाद, ठीक है, ध्यान देना। और इसकी खोज आपसे कोई पूछे कि किसने किया सर, ठीक है, तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो अरुण सोनकिया, तो खोज किसने किया, तो सोनकिया ने किया, सोनकिया ने किया, ठीक है। मानव की खोपड़ी की खोज किसने किया, तो किया वर्ड समझ लो वहां पे है, अरुण सोनकिया ने किया, ठीक है। कहां से, हथनौरा से, हथनौरा से। ओके, याद आ गया, ठीक है। अब लोग मानव खोपड़ी कहां मिली, तो मानव कंकाल, तो कंकाल में हाथ भी तो आता है, तो हाथ से हथनौरा याद हो जाएगा, और किसने किया था, सोनकिया याद हो जाएगा, ठीक है। तो इजिली उत्खननकर्ता का नाम बोले या कहां से उत्खननकर्ता या खोजकर्ता, कुछ भी कुछ पूछ ले, ठीक है, तो आपको दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। इसको खोजकर्ता कौन थे, या इसका इस स्थल का खनन करने वाले कौन थे, ठीक है, उसको करने वाले। अब यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, एक क्वेश्चन सिंपली दिया हूं, कॉलम ए और यहां पे कॉलम बी। कॉलम ए में भीमबेटका आपका है, कोलडियाबा है, बुर्जहोम है, भागौर है, मेहरगढ़ है। एविडेंस क्या क्या मिले हैं उससे आपको मैच कराना है, और ऑप्शन आपका ये है, हैशटैग कमेंट लिखा है, मतलब आपको कमेंट बॉक्स में चेप देना है, आंसर कर देना है। हमारा हो गया स्टोन एज खत्म। तो भाई 25 मिनट लगा, स्पीड भी रखने की कोशिश किया तब भी 25 मिनट लग गया स्टोन एज खत्म करने में। क्या टॉपिक खत्म करना है, तो भाई कैसे एक घंटे में खत्म होगा। अब हमारे आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको करते हैं। अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सी बातें हैं कि सर इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत यहाँ पे हुई, वहां पे हुई, ऐसे हुई, वैसे हुई। खैर देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो पहले कुछ तो कहानी बताऊंगा, कहानी को बहुत ध्यान से सुनना है। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन की तिथि का निर्धारण वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक दोनों तरीके। अवैज्ञानिक तरीका क्या, मान लो मैंने इस आंसर बता दिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड इतना से इतना है, रमन सर बताए इतना से इतना है। मान लो मैं भी हिस्टोरियन, मेरी भी बात तुम टालोगे नहीं, रमन सर भी हिस्टोरियन है तो उनकी भी बात तुम टालोगे। हालांकि हम दोनों लोग नहीं है तो हम दोनों की बात टाल सकते हो, लेकिन जॉन मार्शल साहब की बात टालोगे तो आंसर आएगा नहीं, अर्नेस्ट मैके साहब का बात टालोगे तो आंसर आएगा नहीं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब देखो तो जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, माधव स्वरूप वत्स, पियर सर्विस, मार्टिमर विलर जैसे इतिहासकारों ने क्या किया कि हड़प्पन की कितनी टाइम पीरियड है, काल है, उसका निर्धारण किया। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, कितना काल है उसका निर्धारण किया। अब देखो पेपर में क्वेश्चन बन के आता है कैसा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 2600 से 2900 वर्ष 1900 वर्ष माना जाता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है, ध्यान देना। अब आपको मैं स्टैंडर्ड आपको बताता हूं, ठीक है, कि क्या माना जाता है। ठीक है, ठीक, ध्यान देना।
अगर हम लोग बात करें तो सबसे जो वैज्ञानिक तरीका सिंधु सभ्यता का माना जाता है, ठीक है, समझना बात को, सबसे जो वैज्ञानिक तरीका माना जाता है वो माना जाता है कार्बन 14 का। भाई कार्बन 14 क्या है? तो हमने हमको पता है कि भाई कि बेसिकली किसी भी सामग्री का अगर हम लोग उसकी कार्बन डेटिंग करें तो हमको उसका अर्लीस्ट टाइम पीरियड पता चलता है कि भाई वो कितने समय पहले पुरानी होगी। ठीक है, ध्यान देना, इसका एक साइंटिफिक तरीका है। अब हम लोग समझे तो अगर हम लोग हड़प्पन जो एविडेंस मिले हैं जब उसका हम लोग कार्बन डेटिंग करते हैं तो हमको कुछ सामान का जो जिन सामानों का हमने किया कार्बन डेटिंग, तो कुछ सामान तो हमको क्या मिले, ईसा मसीह के 2300 साल पुराने मिले, 23rd BC 2300 मतलब 2300 BC यानी 2300 BC पुराने मिले, और कुछ का जो मिनिमम ड्यूरेशन निकला वो 1700 निकला, 1700 निकला। तो यानी कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग क्या है, 2300 BC से 1700 BC है। अब आपसे आएगा सबसे ओल्डेस्ट और सबसे अर्ली, नवीन या न्यू, अर्ली कर देते हैं न्यू की जगह, अर्ली कौन बोलता है, टाइम पीरियड की बात है। तो सबसे ओल्डेस्ट जो बोलते हैं, सबसे ओल्डेस्ट वो माधव स्वरूप वत्स के द्वारा बताया जाता है। माधव स्वरूप वत्स कहते हैं कि ये सभ्यता 3500 ईस्वी पूर्व से लेके 2500 ईस्वी पूर्व की है। ये कहते हैं माधव स्वरूप वत्स। माधव, अब देखो पेपर में क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन ठीक है बता दे रहा हूं। कितना कहते हैं कि भाई 3500 BC से लेके 2500 BC के बीच का हो सकता है। और सबसे नवीन कौन बोलते हैं, तो सबसे नवीन बोलते हैं आपके फेयर सर्विस, ये कहते हैं 2000 BC से लेके 1500 BC का हो सकता है। ठीक है, फेयर सर्विस, फेयर सर्विस ये कहते हैं भैया कि 2000 BC से होकर 1500 BC का हो सकता है। तो मैक्सिमम अभी तक के हिसाब से कितना हो सकता है, 3500 BC हो सकता है, और मिनिमम कितना हो सकता है, तो 1500 BC। यही तो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, यही कंक्लूजन निकल के आ रहा है। तो ये ड्यूरेशन है, इसी के बीच की है। ठीक है, अब आ जाओ कार्बन 14 मैंने आपको पहले बता दिया। अब जाहिर सी बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है भाई कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, ये सब आप लोग घटना चक्र पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि भैया किसने इसे सिंध घाटी सभ्यता कहा। ठीक है, किसने सिंध सभ्यता कहा, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां कहता है। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो देखो सिंधु नदी के किनारे चूंकि इसका उत्खनन हुआ तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सबसे पहले हड़प्पा का उत्खनन हुआ तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। जैसे जैसे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ, मोहनजोदड़ो वगैरह वगैरह चौंदड़ो सबका खोज होता गया, तो पता चला कि ये सप्त सिंधु नदियों के क्षेत्र है, तो इसको सप्त सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। आगे बात समझ में। हालांकि इसका बहुत चीर परिचित जो नाम है वो है सिंध घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और जो वास्तविक में नाम होना चाहिए वो तो होना चाहिए सप्त सिंधु सभ्यता, इसका नाम होना चाहिए। ओके, सप्त सिंधु सभ्यता इसका नाम होना चाहिए। और पिग्गट महोदय ने क्या कहा था, इसको जुड़वा राजधानियां कहा था, जुड़वा राजधानियां कहा था। ठीक है, इसको हड़प्पा H+M, हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो को, ठीक है, ये जुड़वा राजधानियां कहा। जुड़वा, ये जुड़वा भाई होते हैं ना, इस तरह से एक दूसरे की राजधानियां बोला, इसका मतलब ये इतनी डेवलप थी भाई, समझ नहीं आ रहा कौन किसकी राजधानी है, तो मान लेते दोनों एक दूसरे की राजधानी है। ठीक है, ये किसने कहा, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दिया था आपके, बेसिकली मैंने कहा था पिग्गट महोदय ने, पिग्गट महोदय के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। आप बोलेंगे सर ये अतः यह गैर सभ्यता थी, ये क्या लिखे हो, तो मैंने यहां पे एक चीज बताई है कि जो भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ये क्या है, ये वेल प्लान सिटीज था। ये क्या है, यह वेल प्लान सिटीज था, अर्थात यहां पे जो नगर था वो बहुत बेहतरीन सुव्यवस्थित नगर था। इसको हम लोग प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, और इंडस वैली कैसी है, तो अर्बन सभ्यता है, वेल प्लान सिटीज है, तो मींस इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्य सभ्यता होगी, यह अनार्य सभ्यता होगी। तो यह एक अनार्य सभ्यता थी, अर्थात यह एक गैर आर्य सभ्यता रही होगी। क्यों, क्योंकि बेसिकली ये सिटीज हैं, वेल प्लान सिटीज है, और वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट वेल प्लान सिटीज है, जो कि शतरंज नुमा है। ओके, अब हम लोग आते हैं, ये जो चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नॉर्मली ये चार्ट से क्वेश्चन देते तो सबसे हल्का क्वेश्चन हम लोग बोलेंगे। ठीक है, ये चार्ट बताता है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां पे है।
तो सबसे अगर नॉर्दर्न विस्तार देखना चाहते हो तो आज के भारत में जो जम्मू कश्मीर है वहां के मांडा में है, तो मांडा में स्थित है। कौन सा लोकेशन? तो मांडा एक लोकेशन है जो कि नॉर्थन एक्सपेंशन है किसका? हड़प्पन साइट का। और अगर साउथ में जाओगे तो दैमाबाद। साउथ में कहा? दैमाबाद। दैमाबाद कहां है? महाराष्ट्र में। ओके। ईस्ट देखोगे तो राखीगढ़ी, ईस्ट देखोगे तो राखीगढ़ी। और ठीक है, यहां पे कुछ तो गलत लिखा है। और वेस्ट में यहां पे एक सेकंड, यहां पे एक फैक्ट गलत है। ठीक है, ये एक गलती भयानक सी हो गई थी। ठीक है, छोटी मोटी गलती नहीं थी। ठीक है, यही होता है कि जब टाइपिंग टीम से, ठीक है, भयानक सी गलती होती है। अच्छी बात थी कि पहचान वाला फैक्ट था। ठीक है, वरना गड़बड़ा जाता भाई। अब देखो इसमें क्या है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इसके विस्तार के ऊपर ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो उत्तरी विस्तार हमको बताया मांडा लिखा या मांडा, मांडा बोले या मांडा बोले, बात एक ही है। ठीक है, हम लोग हिंदी में मांडा भी कहते हैं। तो उत्तरी विस्तार मांडा, दक्षिणी विस्तार दैमाबाद। दक्षिणी विस्तार दैमाबाद इसमें सही लिखा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूर्व जो इसका विस्तार है यहीं से पकड़ा गया ये कि वो उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पे हरियाणा लिखा था। वहीं से मैं समझ गया भाई ये दाल में तो कुछ काला है। फिर पता चला दालीपुरी का लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? ये आलमगीरपुर है। ठीक है, मेरठ में स्थित है। आलमगीरपुर की एग्जैक्ट बात करोगे तो कहां पे स्थित है? मेरठ में स्थित है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आलमगीरपुर मेरठ में, जो ये आलमगीरपुर में स्थित है हड़प्पा साइट, ये एकमात्र हड़प्पन साइट उत्तर प्रदेश में, और भी है, और भी है। ठीक है, और सबसे वेस्ट क्या है? देखो इंग्लिश में सुतका गेंडोर लिखा है, लेकिन ये देखो हिंदी में क्या लिख दिया है। ठीक है, तो सुतका गेंडोर है, बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का एक्सपेंशन हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का विस्तार हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको। ठीक है, यहाँ पे हो गया, ये आपका हो गया नॉर्थ, ये आपका हो गया साउथ, ये आपका हो गया ईस्ट, ये आपका हो गया वेस्ट। ठीक है, अब नॉर्थ का आपका क्या हो गया? तो नॉर्थ हो गया मांडा। साउथ क्या हो गया? तो दैमाबाद। ईस्ट क्या हो गया? आलमगीरपुर। मेरठ। ठीक है, और वेस्ट क्या हो गया? तो वेस्ट हो गया आपका सुतका गेंडोर, गेंडोर। ठीक है ना, ये हो गया। और ये पीटी का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, मनाओ कि ये पेपर में क्वेश्चन है, वरना सब सही करेंगे, आप सही करके क्या करेंगे? ठीक है, आप तो वो सही करो ना जो बाकी लोग ना करें, फिर तो मजा है ना। असली मजा वहां पे है जब बाकी लोग का गलत हो और आपका सही हो। असली फाइट, असली मजा वहीं पे है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? कुछ थियरीज देखने वाले हैं, कुछ थियरीज देखने वाले हैं कि भैया सिंध सभ्यता के निर्माता से संबंधित, ठीक है, सिंध सभ्यता के निर्माता से संबंधित कुछ थियरीज देखेंगे। ठीक है, कुछ थियरीज देखेंगे हम लोग। ठीक, आइए। और ये जो क्वेश्चन है ये आरएएस ने 2013 में पूछा हुआ था, तो मैंने क्या किया ना, उसी से एक चार्ट बना दिया, ध्यान देना। अब उस बार जब तो आरएएस 2013 में क्वेश्चन आता, पहले मैं बता दूं, तो वो रफीक मुगल को मैच करा था मेसोपोटामिया से। ठीक है, और यही स्टेटमेंट गलत था। देखो, तो हम लोग स्टार्ट रफीक मुगल से ही करते हैं। ये मैंने सेम उसी क्वेश्चन से चार्ट तैयार किया है। ठीक है, रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हुआ था, रफीक मुगल का माना था, और पेपर में यही मैच करा था मेसोपोटामिया से। ओके, बाकी मैक के हिसाब के अकॉर्डिंग हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर या दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों के प्रवचन के कारण हुआ। ठीक है, ये ध्यान देना, आरएएस 2013 के क्वेश्चन से मैंने इसको बनाया। डीएच गार्डन और मार्टिमर व्हीलर साहब के अकॉर्डिंग क्या हड़प्पा सभ्यता पश्चिम एशिया के प्रवचन का परिणाम थी, यानी वहां से माइग्रेट हुए लोग और उसका रिजल्ट थी। ठीक है, ध्यान देना। और इसके बाद से आपका आता है स्टुअर्ट पिगट साहब, फेयर सर्विस साहब, ठीक है, जॉर्ज एफ डेल साहब, और यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली इनका मानना था कि देखो यहाँ पे रफीक मुगल साहब का नाम यहाँ भी है। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता का विकास स्थानीय रूप से हुआ, तो बात वही है कि रावी नदी के यहाँ पे इन्होंने ये भी क्लियर किया था कि रावी नदी के पास हुआ था। ठीक है, या रावी नदी के किनारे हुआ था। तो ये बातें ऑलरेडी किसने बोला था? रफीक मुगल साहब ने बोला था। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर? तो है क्या बात ना कि ये आरएएस 2013 का क्वेश्चन है, आरएएस 2013। अच्छा, मैं बार बार आरएएस 2013 का क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि है क्या ना कि कुछ लोग डाउट में आ सकते हैं, इसके लिए मैंने बता दिया कि भाई मैंने जिन सोर्स से कराया है वो आरएएस 2013, क्योंकि जब आप घटना चक्र पढ़ते हो तो उसमें दक्षिण लक्ष्मण स्वरूप का नाम लिखा है, जो कि मानते हैं कि इसके निर्माता आर्य थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं को आर्य मानते हैं। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर महोदय सुमेरियन से मानते हैं। ठीक है, और राकेश लाल बनर्जी जी द्रविड़ से मानते हैं।
ठीक है, राखल दास बनर्जी कहां से मानते हैं कि ये मानते हैं कि इस सभ्यता के निर्माता द्रविड़ के लोगों ने किया था। ठीक है, सीधी सी बात। अब हम लोग आते हैं कुछ महत्वपूर्ण एरियाज। आप डाउट में मत पड़ो, आपको जो चार्ट में लिखा है बस वही तैयार करो, आएगा नहीं आएगा तो यही आएगा। ठीक है, क्योंकि आयोग बहुत रिसर्च नहीं करेगी, ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन है वही कॉपी पेस्ट कर देगी, बहुत करेगी तो ये, और ये टफ क्वेश्चन था, मैं मतलब ये था निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन था, तो ध्यान देना। अब हड़प्पा के बारे में देखो, मैंने थोड़ा हड़प्पा को इन डिटेल इसलिए लिख दिया, जरूरी था, बाकी को उतना इन डिटेल नहीं भी जाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने कराया है, लेकिन ठीक है समझो। हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ? तो 1921 में। ध्यान देना, हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ? तो हड़प्पा का उत्खनन हुआ आपके 1921 में। ऐसा नहीं कि इसके पहले हड़प्पन्स या इस आईवीसी की जानकारी ही नहीं थी। देखो 1826 में चार्ल्स मेसन ने भी इस बात की जानकारी दी थी कि हड़प्पा के पास से कुछ ध्वंसावशेष यानी कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं जो कि बहुत एंशिएंट इरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान देना, तो कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आपके 1826 में भी मिले थे, 1826 में मिले थे चार्ल्स मेसन साहब को। यहां पे कहीं लिख दूं मैं, तो चार्ल्स मेसन साहब को 1826, ठीक है 1826 में भी मिले थे। ठीक, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को लोग समझ नहीं पाए, तो ये खोज इस समय हो नहीं पाई, नहीं तो ये खोज 1826 में हो जाती है। लेकिन होता क्या है, 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, इनके बेसिकली इसमें मेनली भूमिका निभाती कौन? तो दयाराम साहनी जी ने। होता क्या कि ये खुद ये क्या करते हैं बेसिकली, रावी नदी के बाई तट पे, ठीक है, हड़प्पा की खोज करते हैं। हड़प्पा का एग्जैक्ट लोकेशन जानना है तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और उसके पंजाब प्रांत में का जो जिला है मोंटगोमरी जिला, वहां पे ये आपकी हड़प्पा साइट्स मौजूद है। अब बात होती है कि हड़प्पा साइट का जब खुदाई हुआ तो क्या मिला, तो यहां से कब्रिस्तान R37 और H, यहां से कब्रिस्तान। आप लोग सर R37 और H क्या है? एक्चुअली जब खुदाई होता है, मान लो कि इस एरिया का खुदाई होना है, ठीक है, तो खुदाई ऐसे समकोण में जाता है, ऐसे ऐसे समकोण में खुदाई चलती है। तो मान लो इसका नाम लिख दिया गया A1, इसका A2, फिर B1 B2, फिर ऐसे ऐसे चल रहा है। तो वहां पे जब R37 जो कॉलम था वो कब्रिस्तान है और उसमें H जो कॉलम था वो कब्रिस्तान है, तो इसे कहता है R37 और H कब्रिस्तान का संबंध किससे है? तो हड़प्पा से है। आगे बात समझे, यहां पे क्रमिक रूप से 6 अन्नागार पाए गए हैं। ध्यान देना, यहां पे क्या है, क्रमिक रूप से 6 अन्नागार के, 6 अन्नागार क्या, यहाँ पे 6 अन्नागार की 2 पंक्तियां पाई गई हैं, 6 अन्नागार की छोटी छोटी, जैसे ऐसे 6 अन्नागार हो गए, 1 2 3 4 5 6, और फिर इस साइड भी ऐसी 6 अन्नागार थे। ठीक है, जहां पे ऐसा लगता है जैसे कोई टैक्स वसूल के इस कमरों में अन्न को इमरजेंसी केस के लिए भर रहा है। तो 6 अन्नागार के यहाँ पे कुछ कमरे देखे गए। यहाँ पे स्वास्तिक के चिन्ह का एविडेंस ऑफ स्वास्तिक देखा गया। स्वास्तिक आज जो आप प्रयोग करते हो, ठीक है, हमारे शुभ कामों में। कागज के यहाँ पे साक्ष्य पाए गए, संघ का बना यहाँ पे एक बैल पाया गया, यहाँ पे एक लेबर क्वार्टर्स पाया गया। ये सारी एविडेंस आपको कहां से देखने को मिलते हैं? ये सारे के सारे एविडेंस आपको देखने को मिलते हैं हड़प्पा से। ये सारे के सारे एविडेंस आपको कहां देखने को मिलेंगे? ये सारे के सारे एविडेंस आपको हड़प्पा से देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, स्त्री से के गर्भ से निकला हुआ एक पौधा, ठीक है, नाभि से निकला हुआ एक पौधा दिखाया गया है जिसका संबंध उर्वरता के देवी से माना जाता है। और यह साक्ष्य दिखाता है कि हड़प्पावासी मात्र सत्तात्मक थे, माता की पूजा ज्यादा होती थी। ठीक है, आज हम धरती माता कहते हैं, हम आज भी उर्वरता की देवी की पूजा करते हैं। ठीक है, तो यहां पे यहां से एक मूर्ति पाई गई, ठीक है, बेसिकली जहां से दिखाया क्या गया है, जिसपे रिप्रेजेंट किया गया है, यहां से रिप्रेजेंट किया गया एक पीतल की स्त्री है जिसके नाभि से क्या निकल रहा है? एक पौधा निकल रहा है। तो उनको हम लोग उर्वरता की देवी के रूप में हम लोग मानते हैं कि उर्वरता की देवी के रूप में ये रिप्रेजेंट करते होंगे, मानते होंगे। ठीक है, हड़प्पा से आपको एक ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे भी मिले हैं। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो यहां से मिली हैं, ठीक है, जो यहां से मिली हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि सबको इन शॉर्ट निपटाने का कोशिश किया। अब देखो हड़प्पा यहां पे इनडायरेक्टली खत्म हो गया, हड़प्पा खत्म हो गया। अब देखो याद करने, हड़प्पा के बाद किसकी खोज हुई? मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा के बाद किसकी खोज हुई? मोहनजोदाड़ो। ठीक है, समझो बात। आप लोग सर ये बाद में बार बार क्यों बोल रहे हो? ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूं कि रावी नदी के बाईं तट पर हड़प्पा स्थित है, तो बाईं से बा लिख दो। ठीक है, और जब आप मोहनजोदाड़ो की बात करते हो, तो ये सिंध नदी के दाईं तट पे है।
तो बाद में किसकी खोज हुई? मोहनजोदाड़ो की। तो बा से बाईं ओर, तो हड़प्पा बाईं ओर और ये दाईं ओर स्थित है। ऐसे कुछ एक सिंबल बना सकते हो, ठीक है, याद हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो को हम लोग क्या कहते हैं? मोहनजोदाड़ो का इंग्लिश, देखो यहाँ पे नीचे इंग्लिश वर्ड भी है। मोहनजोदाड़ो को हम लोग मौत के टीला, माउंट ऑफ द डेथ के नाम से जानते हैं, मौत के टीले के नाम से जानते हैं। यह नगर क्या है? उत्कृष्ट नगर नियोजन के लिए बड़ा फेमस है। यहां पे जल निकासी प्रणाली भी बड़ा उन्नत थी। जल संरक्षण के लिए फेमस तो धौलावीरा है, लेकिन जल निकासी प्रणाली आपकी जो कि पूरे हड़प्पन की ही सिविलाइजेशन के एरियाज की विशेषता थी, लेकिन यहां की भी बहुत सुडोल थी, व्यवस्थित थी। यहां पे एक नहाने का तालाब माना पाया गया है। यहां पे क्या है? एक नहाने का तालाब पाया गया है, एक स्नान कुंड पाया गया है, ठीक है, ध्यान देना। ये स्नान कुंड के बारे में पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, इसकी एरिया के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। इस स्नान कुंड का जो एरिया माना जाता है वो माना जाता है कि 11.8 मीटर इसकी लंबाई रही होगी, इसकी 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई रही होगी, और इसकी गहराई जो होगी वो 2.43। तो मैं यहां पे लिख दूं कि 11.08 मीटर इसकी मानी जाती है कि लंबाई रही होगी। लेंथ इसका कितना होगा? 11.08 मीटर। 4 माइनस करो तो 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई रही होगी, ठीक है, और गहराई इसकी डेप्थ की बात करोगे तो 2.43 मीटर इसकी गहराई या इसकी डेप्थ मानी जाती है। ये ऐसा फैक्ट है जो मुझे पता है मेजर लोग नहीं तैयार करेंगे। आप लोग तैयार कर लो, अगर आ गया तो इसको सही करने के चांसेस 10 में से 5 के रहेंगे, 10 में से 5 के रहेंगे। 5 तो गलत करेंगे, 5 तो गलत करेंगे, ठीक है, ठीक है। इस एरिया को क्या है? सिंह के बाग के नाम से भी जाना जाता है, ये भी दिमाग में रख लो, ठीक है। यहां से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, जानना, यहां से क्या है? एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, ये बात हम लोग जानते हैं, नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है। पशुपति महादेव की यहां से क्या है? एक मुहर भी प्राप्त हुई है, पशुपति महादेव की एक मुहर भी प्राप्त हुई है। ये चीज हम लोग समझ लेंगे, ठीक, ये चीज भी समझ लेंगे। अच्छा, ये बात हो गई। अब आएंगे धौलावीरा के ऊपर। तो धौलावीरा क्या है? कह रहा कि आयताकार नगर योजना थी, यह शहर आयताकार शेप में था। जल संचय, वाटर कंजर्वेशन, यहां पे ध्यान देना, ठीक है, रेक्टेंगुलर सिटी प्लानिंग था, ठीक है, और एडवांस वाटर कंजर्वेशन सिस्टम यहां पे डेवलप था। इसी के पेपर में ज्यादा क्वेश्चन बन के आता है, यही लिख के दे देगा, ठीक है, कि वाटर कंजर्वेशन के लिए कौन सा एरिया जाना जाता है, तो आपका धौलावीरा बड़ा फेमस है, धौलावीरा, ठीक है, जल संचयन के लिए यह फेमस है। इस नगर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। बाकी नगर क्या है? 2 भाग में है, पूर्वी और पश्चिमी भाग में है। पश्चिमी भाग दुर्गीकृत हुआ करता था, ठीक है, पश्चिमी भाग क्या होता था? दुर्गीकृत होता था सामान्यतया, जिसमें माना जाता था कि महत्वपूर्ण लोग का निवास होता होगा। लेकिन इसमें बात करोगे हम लोग तो वो क्या था? और ये 3 भाग में था, 2 की जगह ये 3 भाग में था। यहां पे देखो, सिटी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, ठीक है, यहां पे एक मध्यनगर भी था, ठीक। क्या मिला है? किला, मध्यनगर एवं निचला नगर। यहां भी एक जलाशय मिला है, ठीक है, हालांकि जलाशय वाला पॉइंट आप केवल मोहनजोदाड़ो में तैयार करो, उसको काटो, ठीक है। संगठित नगर नियोजन, तो ये हर जगह की विशेषता है, पूरे हड़प्पन की, ये भी इंपॉर्टेंट विशेषता नहीं है। इंपॉर्टेंट विशेषता देखो यहां पे मैंने लिखा है, स्टेडियम पाए गए हैं, यहां पे साइन बोर्ड पाया गया है, यहां पे वाटर कंजर्वेशन तकनीक पाई गई, जिसको पहले पढ़ दिए। तो स्टेडियम पे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, साइन बोर्ड पे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जल संचयन में पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ये 3, और वो कौन सा नगर है जो 3 पार्ट में डिवाइड था? तो आंसर आएगा धौलावीरा, आंसर आएगा धौलावीरा, ठीक है। अब चौंदड़ों की बात करते हैं, ओके। अब हमारी बात होगी किसके ऊपर? तो अब हमारी बात होगी चौंदड़ों के ऊपर। अब समझोगे चौंदड़ों को क्या है। तो चौंदड़ों के बारे में क्या लिखा है? कह रहा कि एमजी मजुमदार साहब द्वारा खोजा गया एकमात्र सेंधो सिटी ऐसा था जो दुर्गीकृत नहीं था। मैंने क्या बताया कि सबके पश्चिमी हिस्से दुर्गीकृत होते थे, लेकिन एकमात्र सेंधो सिटी ऐसा था चौंदड़ो, द ओनली इंडस वैली सिटी विदाउट फोर्टिफिकेशन, जो फोर्टिफाइड नहीं था, जो कि फोर्टिफाइड नहीं था। तो एक 3 हिस्से में था धौलावीरा, और एक ऐसा सिटी जो फोर्टिफाइड ही नहीं था, वो हो गया आपका चौंदड़ो। यहां से क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात? चौंदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, यहां से बटखरे ढेर सारे मिले, जैसे बटखरे का यहाँ पे निर्माण होता था। बेसिकली ये कारखाना सिटी था। उच्च कोटि की मुहरें मिली हैं, ठीक, ये यहां की विशेषता है। लोथल जो कि एक पोर्ट सिटी है, एक बंदरगाह शहर है,
एक गोदीवाड़ा है, तो गोदीवाड़ा है तो यहां से बोट वगैरह के भी साक्ष्य मिले हैं, नाव वगैरह के भी साक्ष्य मिले हैं। ध्यान देना, कह रहा है कि पूरे नगर को एक ही रक्षा प्राचीर में दुर्गीकृत किया गया था। तो अब तक हमने धौलावीरा देखा जो कि 3 पार्ट में था, चौंधड़ो देखा जो कि फोर्टिफाइड ही नहीं था, और अब लोथल देख रहे हैं जो कि पूरे नगर को क्या किया गया है, एक ही इंटायर सिटी को फोर्टिफाइड किया गया था। ठीक है, एक ही वॉल से, सिंगल प्रोटेक्टिव वॉल से, ठीक है, एक ही रक्षा प्राचीर से दुर्गीकृत किया गया था, सिंगल प्रोटेक्टिव वॉल से इसको फोर्टिफाइड किया गया था। ये विशेषता होगी। ये यहां से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसे क्लास भी जाता है कि गोदीवाड़ा शहर था। ठीक, समझ जाना। यहां से बोट वगैरह के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये एक व्यापारिक नगर था। अगर ऐसा भी क्वेश्चन है तो भी इसका आंसर यही होगा। ठीक है, इस बार पेपर में यूपीपीसीएस में था ना क्वेश्चन कोई कि प्राचीन काल में जो शहर थे वो पोर्ट के किनारे स्थित थे, समथिंग ऐसा कुछ क्वेश्चन बन के स्टेटमेंट में आया था। वो यहीं से लोथल वाले से भी आप सही कर दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कालीबंगा। कालीबंगा का लोकेशन आप देखना, लिखा है कि राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सुतका गेंडोर के बारे में लिखा है बलूचिस्तान। खैर छोड़ो, यहाँ पे कालीबंगा के बारे में क्या लिखा है कि कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां होता है। यहाँ के भवन कच्ची ईंटों से बने थे। कृषि अनुष्ठानों में यहाँ पे कृषि और अनुष्ठानों यानी एग्रीकल्चर के और कुछ पूजा पाठ के रिचुअल्स के यहाँ पे एविडेंसेस मिले हमको। कहां से? तो कालीबंगा से। तो कालीबंगा का मतलब क्या होता है? तो कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, ब्लैक बेंगल्स। ठीक है, जानना। और यहां की विशेषता क्या है कि यहां के भवन कच्ची ईंटों से बने थे। तो अब हमने समझ लिया कि कालीबंगा, ठीक है, तो काली मिट्टी, तो ईंट से, मिट्टी से बने थे, कच्ची ईंटों से बने हुए घर थे। वो आपके कहां से मिलेंगे? तो कालीबंगा के मिलेंगे। कहां से? घग्गर नदी के किनारे ये लोकेशन स्थित है। आगे क्या बोला है? ईंट भले कच्ची ईंटों से बने थे लेकिन वो अलंकृत ईंटें थे, अलंकृत ईंटें थे। कालीबंगा से हमको जीते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ध्यान देना, कालीबंगा से हमको क्या मिला है? ठीक है, प्लाउड फील्ड मिला है, हमको जुता हुआ खेत मिला है। यहां से अग्निवेदिका का भी साक्ष्य मिला है। इसलिए लिखा ना कि अनुष्ठानों के भी कुछ हमको साक्ष्य मिले, अनुष्ठान के, रिचुअल्स के। तो अग्निवेदिका मिली है। ध्यान देना, यहां पे हमको अग्निवेदिका मिली है। फायर अल्टर्स मिले, मतलब हो सकता है कि आज से इसकी तुलना हम लोग हवन सामग्री वाला जो अग्निवेदिका हो तो उससे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तेल खड़ी एवं मिट्टी के मोहरे मिले हैं, पॉटरीज भी मिली है, मृदभांड भी मिले हैं। ठीक है, हमारे लिए क्या है? अग्निवेदिका इंपॉर्टेंट है, जुते हुए खेत इंपॉर्टेंट है, अलंकृत ईंटें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्नामेंटेड ब्रिक्स, ठीक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और कच्ची ईंट से भवन बने थे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमारे आएंगे सुतका गेंडोर। कह रहा है कि ये सिंध सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु था, पहले देख लिया हूं। यहां से किलेबंद नगर का प्रमाण मिलता है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, बस इतना दिमाग रखो। सुतका गेंडोर के बारे में और कुछ जाना नहीं है। बनावली के बारे में आप देखते हैं। बनावली कह रहा है कि बनावली के बारे में क्या कर रहा है? ठीक है, बनावली में से भी हमको अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं। लाजवर्द मणि के मन के यहां से मिले हैं। ठीक है, यहां से एक हल की आकृति मिली है जो कि अक्सर पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। यहां से क्या मिला है? एक हल की आकृति पेपर में आता है। भाई जूता हुआ खेत का साक्ष्य क्या मिला है? तो कालीबंगा। जूते हुए खेत का साक्ष्य क्या मिला है? कालीबंगा से। और हल की आकृति का एक खिलौना कहां से मिला है? तो बनावली से। तो खिलौना कहां बना है? हल का खिलौना कहां बना है? तो बना है बनावली में। हल का खिलौना कहां बना है? तो बना है बनावली में। तो ये इजीली तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहां से अच्छी किस्म की जो हमको पता कि इंसिडेंट फसल है, तो अच्छी किस्म की जौ का उत्पादन है जो कि मेजर प्रोडक्शन का था। यहां से तांबे के वाड़ाग्र मिले हैं, बाण के अगले भाग मिले हैं तांबे का। ठीक है, ठीक, तो यही सब बात देखो यहां पे लिखा है। ठीक है, कॉपर के जो वाड़ाग्र है वो यहां से मिले हैं। ठीक है, अग्निवेदिका यहां से मिली है। यहां पे एक टेराकोटा मिला है। क्या? तो हल का एक टेराकोटा मिला है, एक खिलौना मिला है। ये सारी बातें हमने देखी और समझ लिया। अब यहां पे देखो क्या लिखा है। यहां पे मैंने क्या किया है कि हड़प्पन साइट्स को लिख दिया है। उन साइट्स के जो फाउंडर हैं, जो खोज करता है, उनका नाम लिख दिया है। ठीक है, आप बोलोगे सर इसको इंग्लिश में क्यों नहीं लिखा? तो भाई इसको खोजकर्ता का नाम क्या ही इंग्लिश में लिखना। अब जो किसी का नाम इंग्लिश में लिखता तो बस समय ही जाता, आपको बहुत बेनिफिट मिलता नहीं। तो इसके लिए इंग्लिश में कन्वर्ट करने का कोई मतलब था नहीं। मैंने बस इसी चीज के लिए छोड़ दिया, तो मेजर चीजें मैंने कर दिया है। ठीक है, आप इसको उत्खननकर्ता को आप फाउंडर बोलो या कहीं कहीं लिखने को मिल जाता है एक्सप्लोरर। तो प्रोनाउंसिएशन में आपको दिक्कत आ सकती है थोड़ी, मेरी मीडियम हिंदी है तो वो एक भाषागत दिक्कत आपको लग सकती है, लेकिन मेरी पूरी प्रयास है, मतलब मैं बताऊं, मैं अपनी जीवन की सबसे ज्यादा इंग्लिश में लिखा हुआ कंटेंट की क्लास ले रहा हूं।
बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा मदद करना, क्योंकि देखो आपको अगर यार सेलेक्ट होना है तो सिंपल सी बात है ना, हिंदी के लिए आरओ में बड़ा भूमिका है, तो हम लोग इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे अब मैं पढ़ूंगा नहीं इसको, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, स्थल लिखा है, खोजकर्ता का नाम लिखा है और ये स्थान लिखा है। पता चले हमने जितना पढ़ा है वहां से क्वेश्चन आए, खोजकर्ता के नाम पे आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। ठीक ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इस चीज को आप लोग निपटाइए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये एक एक चीज हमने देख लिया और जो देखा वहीं से क्वेश्चन आएगा, इसके अलग नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आ सकता है, ठीक है। जैसे आप लोग पूछ सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदाड़ो आपके सिंध नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदाड़ो कहां से स्थित है, तो मोहनजोदाड़ो आपके सिंध नदी के किनारे स्थित है। इसी तरीके से हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, देखो यहाँ पे लिखा है रावी नदी के किनारे। देखो यहाँ पे लिखा है, लिखा भी है सिंध नदी। यहाँ पे देखो किस वर्ष इसकी उत्खनन हुआ वो भी लिखा, 1922, 1990, 1921, 1962, ठीक है। तो ईयर भी लिखा है। तो कल को इसी को क्रम में दे दे तो आप बोलोगे सर नहीं पढ़ाया हो, मैं तो लिख के दिया, मैं बोलूंगा पढ़ाया हूं। तो आप बहुत दिक्कत नहीं लेनी है, आपको क्या करना है, सबसे एंशिएंट यहाँ पे देखो 1800 समथिंग में कोई खोजा गया है तो आंसर आएगा नहीं। सबसे पहले क्या खोजा गया, तो सबसे पहले आपका हड़प्पा खोजा गया, तो हड़प्पा हो गया आपका एक नंबर 1921। 1922 में आपका मोहनजोदाड़ो हुआ, तो 2 हो गया, नंबर पे हो गया क्या 1922, ठीक है। सुतका गेंडोर यहाँ पे 1927 दिख रहा है, 1927 के पहले तो और कोई नहीं दिख रहा, तो ये टॉप 3 आप ऐसे अरेंज कर लो, ठीक है। नदी याद कर लो, धोलावीरा आपकी मनहार एवं मंदसार नदी किनारे है। लोथल भोगवा, भागवा लिखा लेकिन भोगवा नदी किनारे स्थित है, ठीक है। बनावली यहाँ पे है, दास नदी किनारे सुतका गेंडोर, घग्गर नदी किनारे कालीबंगा, रोपड़ लिखा, रापड़ लिखा, रोपड़ होगा, सतलज नदी किनारे, चौंदड़ो सिंधु नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडा नदी किनारे, ठीक है। सांबरपुर बादर नदी किनारे, कोटदीजी सिंधु नदी किनारे। तो सबके रिवर्स लिखे गए, ठीक है, आ सकते हैं। इसी में भगवानपुर आ सकता है, भगवानपुरा भी एक लोकेशन है जो कि सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है, मांडा अगर पेपर में आ जाए तो मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर अगर पेपर में आ जाए तो आलमगीरपुर हिंडा नदी के किनारे स्थित है, ओके। तो ये सब चीज हो गया। अच्छा, किस जगह पे लोकेटेड है ये लिख दिया हूं, तब इसको रीड करवाओगे तो बेमतलब का निकलेगा। अब यहां पे आते हैं हम लोग, देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया आपको। क्वेश्चन क्या है, कर नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट है, मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी के दोनों के क्वेश्चन में डिफरेंसेस हैं, खैर कोई बात नहीं है, इंग्लिश दोनों का आंसर आप दो, ठीक है। लोथल को गोदीवाड़ा शहर कहा जाता है, कालीबंगा से कि विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, यानी बॉस टब जो है बड़ा वाला भयानक वाला वो कालीबंगा से मिला है। हाँ या ना करके आंसर मार दो इसका, ठीक है, हाँ या ना करो, तीसरा सही है नहीं और आंसर मार दो। इसके बाद देखो यहां पे लिखा है सुतका गेंडोर के बारे में लिखा है, ठीक है। क्या भाई ये ईस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सबसे पश्चिमी सुतका गेंडोर, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट मतलब पूर्वी, पूर्वी होगा ना, वेस्ट मतलब पश्चिमी होगा, ठीक है। आगे आगे कह रहा है, ठीक है, कि भाई कुत्ते के साथ मानव को दफनाने के साक्ष्य रोपड़ से मिले हैं, तो रोपड़ से मिले कि नहीं बता दो, सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो आगे बात, तो ये तीनों स्टेटमेंट जो दिया गया है इसका भाई आंसर बताओ, दोनों का आंसर आपको कमेंट करके बताना, और वही दिया हूं जो ऊपर पढ़ाया हूं, अन्यत्र कुछ ऐसा नहीं दिया हूं कि जो आपको दिक्कत है, ठीक। और यहां पे चौंदड़ो, लोथल, कालीबंगा और सुतका गेंडोर, इसकी इंग्लिश ऊपर था नहीं लिखा था, ठीक है, नहीं लिखा तो है, कालीबंगा भी लिखा है, सुतका गेंडोर भी लिखा है, तो ये दोबारा इस पे आ गया है, खैर कोई बात नहीं, इसको हटा लेना आप लोग, ठीक। अब आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या दिया हूं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि अब तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है। भाई पढ़ लिए होते हैं, अगर पढ़ लिए होते हैं तो इसको कहां पे शामिल करते हैं, क्या इसको आदि ऐतिहासिक मानते हैं, तो नहीं मानते, तो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है, बिल्कुल सही बात है। बनौली से हल की आकृति मिली है, तो मैंने तो पता ना कि बनौली से, ठीक है। अ प्लाउ शेप्ड ऑब्जेक्ट वाज फाउंड एट बनौली, अरे हाँ या ना, बनौली से बना है, बनौली में क्या बना है, खिलौना बना है, ठीक। तो ये तो पहले ही हमने अभी धौलावीरा में नगर नियोजन त्रिस्तरीय था, अरे हाँ या ना, कमेंट करिए आप लोग, पढ़ाया हूं। सुतका गेंडोर सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, अच्छा वो जो ऊपर हिंदी था इंग्लिश था उसी का हिंदी यहां पे है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कमेंट करके बताना है, सही बताओगे तो अच्छी बात, नहीं बताओगे तो भी अच्छी बात, लेकिन बताओ, क्योंकि यार ऊपर जो पढ़ा है वही है और यही क्वेश्चन बन के आएगा, हाँ यही क्वेश्चन बन के आएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड भाई, तो वैदिक पीरियड पढ़ाने के पहले थोड़ा सा पानी पीने के लिए लूंगा ब्रेक, ठीक है, आपको पता चलेगा बस 10 सेकंड का ब्रेक, लेकिन मैं लूंगा 2 मिनट का ब्रेक।
चलो भाई स्टार्ट करते हैं वैदिक काल। ठीक है, हमारा आज का थर्ड टॉपिक वैदिक काल। समझ में आया भाई? आप दो टॉपिक खुद से निपटाते हैं, तीसरा टॉपिक देखो मैं पढ़ाने बैठ गया। ठीक है, वो है वैदिक पीरियड। देखो क्लास का बस यही फायदा है कि जल्दी जल्दी चीजें आपकी रिवीजन करा दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि 10 दिन में आपकी हिस्ट्री 15 दिन में से खत्म, निश्चिंत। ठीक है, और हाँ, वीर वही होगा जो मेरे साथ पैरेलल पूर्वावलोकन को खत्म कर देगा। तुमको चुनौती देता हूं, मेरे साथ पैरेलल पूर्वावलोकन खत्म करो। ठीक है, पैरेलल चीजें, जितनी चीज मेरे भाई बता रहा हूं करते चलो, लिख के लो। अगर इस बार के रिजल्ट में पीछे अभ्यास का डंका नहीं रहा तो नाम नहीं मेरा। ठीक, सबका रिजल्ट इधर से होगा। ठीक है, एटलीस्ट अपने स्टूडेंट का तो होना ही होना है रिजल्ट। दिक्कत बस लापरवाही में आ जाएगी, कहीं मैं लापरवाही करूं या आप करो लापरवाही। 2 महीने में आपकी पूरी सिलेबस फिनिश, बचा ही नहीं रहेगा कुछ मेरे भाई, लग जा बस तू। अब आते हैं हम लोग वैदिक पीरियड को स्टार्ट करते हैं। देखो इंट्रो तो इस शुरुआत में दे दिया, तो इंट्रो का कोई मतलब है नहीं और इंट्रो आएगा नहीं। लेकिन हम लोग वैदिक पीरियड को 2 भाग में बांटते हैं। 4 वेद हमारे पास है, तो ऋग्वेद जिस ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है उसको कहते हैं ऋग्वैदिक पीरियड। और ऋग्वेद के बाद के टाइम पीरियड में 1000 to 600 बीसी में 3 वेद लिखे गए, अथर्व, यजुर और तीसरा कौन? ऋग्वेद तो यहां पे हो गए, तो बाकी 3 जो बचे वो यहां पे। 2 का नाम बोला, तीसरे का नाम बता दो। इतना सिंपल तो कभी भी क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ठीक है, सामने। ठीक है, नहीं बताओगे मैं बता दिया। इन चारों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? संहिता। इन चारों को संयुक्त रूप से संहिता कहते हैं। ठीक है, और त्रिवेद के नाम से कौन जाने जाते हैं? त्रिवेद के नाम से कौन जाने जाते हैं ये आप बता दोगे तो बहुत अच्छी बात, हमको अच्छा लगेगा। ला भाई क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं, खोज लेते हैं, कहीं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने लगी तो करा दूंगा। ठीक है, तो आपके सामने पैरेलल क्वेश्चन पलट के रख लेता हूं ताकि हम लोग कर सके, पढ़ सके, देख सके। त्रिवेद या त्रयी के नाम से किसको जानते हैं? तो वो बेसिकली आपका होता है और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो समझो त्रयी में अर्थ शामिल नहीं है, त्रयी में अर्थ शामिल नहीं है। अब देखो अपने टॉपिक पे आओ, तो हमने देखा ऋग्वैदिक काल मींस 1500 टू 1000 बीसी। तो इस 500 सालों का इतिहास ऋग्वेद बताएंगे, और 1000 टू 600 बीसी, इन 400 सालों का इतिहास कई सारी संहिताएं बताएंगे। उन सबको पढ़ेंगे। वेदों के ब्राह्मण होंगे, वेदों के आरण्यक होंगे, वेदों के उपनिषद होंगे, तो सबको पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है क्या नहीं है। अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले वेद। कह रहा है कि ऋग्वेद वैदिक काल का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे ओल्डेस्ट ग्रंथ है। इसमें स्रोतों का संकलन है। किस चीज का कलेक्शन है? स्रोत का। ठीक है, आगे बात समझ में। इसमें क्या है भाई? स्रोतों का संकलन है। कलेक्शन किसका है? स्रोतों का कलेक्शन है। और इसमें क्या है? कुल 10 मंडल है। कुल कितने डिविजन्स है? 10 मंडल है। और कितने सूक्त है? 1028। तो पहले याद कर, 10 मंडल 1028 सूक्त, ये याद हो गया। टाइम पीरियड याद करना है, भाषा संस्कृत होगी तो नो डाउट। अब आते हैं हम लोग समझते हैं जो 10 मंडल है मेरे भाई, ये ऐसा नहीं है कि पहले पहला लिखा गया, फिर दूसरा लिखा गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां, फिर 10वां। तो ये क्रम नहीं है, ये किताब थोड़ी है। हाँ समझे बात। तो देखो यहां पे क्या कर रहा है? एंशिएंट एंड लेटर मंडल्स, सबसे प्राचीन मंडल कौन से हैं? तो सबसे प्राचीन मंडल की बात करेगा तो दूसरे से 7वां है। दूसरे से 7वां सबसे प्राचीन मंडल है। ओके, सबसे प्राचीन मंडल क्या है? दूसरे से 7वां है। ठीक, अब ध्यान रखना, इसे क्या कहता है? ये सबसे प्राचीन, सबसे ओल्डेस्ट मंडल माने जाते हैं। तो ये पेपर में क्वेश्चन बन के आता है। बाकी सब परवर्ती मंडल के जाते हैं। ठीक है, पहला, 9वां और 10वां ये परवर्ती मंडल्स हैं। ये क्या है? ये आपके परवर्ती मंडल्स हैं। अब देखो, अब समझो, यहां तक हमने देख लिया, यहां तक हमने देख लिया। अब हम लोग समझेंगे यहां पे एक बात की गई है, वो है आपका गोत्र मंडल के ऊपर। भाई कि गोत्र मंडल के ऊपर यहां पे बात की गई है। तो समझो, कह रहा है कि दूसरे से 7वें मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? दूसरे से 7वें मंडल का नाम आपको दे रहा है कि दूसरे से 7वें मंडल को हम लोग गोत्र मंडल के नाम से जानते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? कि दूसरे से 7वें मंडल का जो निर्माण है वो विभिन्न गोत्र के क्या है? विभिन्न गोत्र के लोगों के द्वारा किया गया या ऋषियों के द्वारा किया गया। इसी के कारण हम इसको गोत्र मंडल के नाम से भी जानते हैं। देखो क्या लिखा है? दूसरे से 7वें मंडल को हम लोग गोत्र मंडल के नाम से जानते हैं। 2nd to 7th मंडल्स को हम लोग क्या करते हैं? गोत्रा मंडल के नाम से जानते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? कि इसकी रचना एक गोत्र के कुल के द्वारा नहीं की गई है, विभिन्न गोत्र के ऋषियों के द्वारा की गई है। जैसे यहाँ पे कहीं लिखा है, हाँ देखो यहाँ पे लिखा है, जो 2nd मंडल है, 2nd मंडल किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपके लिखा गया एक ऋषि है, उनका नाम है गृत्समद ऋषि। गृत्समद ऋषि।
थर्ड जो है ध्यान रहा, जो थर्ड है वो क्या है? अच्छा, द्वितीय मंडल सबसे एंशिएंट मंडल होगा, तो गृत्समत ऋषि के द्वारा लिखा, इसको वंश मंडल के नाम से भी जानते हैं, ये पूरा दूसरा सतवां वंश मंडल के नाम से भी जानते हैं। तृतीय मंडल विश्वामित्र ऋषि के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रहा, विश्वामित्र ऋषि के द्वारा। और तृतीय मंडल में ही आपको गायत्री मंत्र मिलता है, तृतीय मंडल में आपको क्या मिलता है? इसी में आपको गायत्री मंत्र मिलता है। अब लिख नहीं रहा हूं, समझना, तृतीय मंडल में आपको गायत्री मंत्र मिलता है। चतुर्थ मंडल वामदेव के द्वारा लिखा गया है, और वामदेव कृषि विज्ञानी माने जाते थे, यानी एग्रीकल्चर से संबंधित आपका चौथा मंडल। फिर से बताता हूं, द्वितीय मंडल सबसे ओल्डेस्ट गृत्समत ऋषि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। दूसरे से सतवें मंडल को हम लोग वंश मंडल, या फिर इसको हम लोग क्या जानते हैं बेसिकली आपके गोत्र या क्लान मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक। तृतीय मंडल को आपकी विश्वामित्र ऋषि ने लिखा है, तृतीय मंडल को विश्वामित्र ऋषि ने लिखा है, इसको हम लोग गायत्री मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र यहां पे उल्लिखित है। चतुर्थ मंडल जिसको हम लोग वामदेव ऋषि के द्वारा लिखा गया है, वामदेव जी कृषि वैज्ञानिक माने जाते थे, कृषि के जानकार थे, तो इसमें एग्रीकल्चर की बातें लिखी गई हैं। पंचम मंडल अत्रि ऋषि के द्वारा लिखा गया है। षष्ठ मंडल भारद्वाज, षष्ठ मंडल जो है वो भारद्वाज ऋषि के द्वारा लिखा गया है। और सप्तम मंडल आपके वशिष्ठ ऋषि के द्वारा लिखा गया है, और यही सप्तम मंडल में ही आपके दशराग के युद्ध की भी चर्चा है। तो आप कमेंट करके बताओ कि दशराग युद्ध क्या है। राजा सुदास और 10 अन्य आर्य और अनार्यों के द्वारा फाइट किया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है दशराग युद्ध के बारे में। अब मैं इस क्लास में दशराग युद्ध नहीं बताऊंगा, और दशराग युद्ध पे क्वेश्चन आएगा तो मैं क्लेम करूंगा मेरा पढ़ाया आया है, हाँ समझा। तो कमेंट, अब देखो अच्छी बात क्या होगी, अच्छी बात मेरी ये होगी कि दशराग युद्ध नहीं पता है तो पढ़ लो, गूगल से कॉपी करो, ला के कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दो। एक बार पेपर में क्वेश्चन बन गया है कि इसमें कुल कितने राजाओं ने पार्टिसिपेट किया, तो एक तरफ राजा सुदास थे वर्सेस दूसरी तरफ, समझ गए, बाकी 10 लोग, तो टोटल 11 थे। एक बार पेपर में यूपीपीएससी ने भी क्वेश्चन बना दिया है, ठीक। और रीजन क्या था तुमको पता है कि पुरोहित बदल दिए गए थे, पुरोहित बदल दिए गए थे, इसके लिए युद्ध हुआ था। तो आप लोग दशराग युद्ध के बारे में कमेंट जरूर करोगे, ओके। आ जाओ, अब यहां पे हम लोग अगर बात करें ऋग्वैदिक पीरियड में, तो देवताओं की स्तुति के ऊपर चर्चा है, और मेनली इसमें देवता कौन है? मेन देवता इसमें इंद्र है। तो कह रहा है इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, अश्विनी कुमार, उषा आदि प्रमुख देवताओं का यहां पे वर्णन किया गया है। देखो ऋग्वैदिक देवताओं के ऊपर चर्चा आपकी बोगास कोई इंस्क्रिप्शन में भी है। बोगास कोई इंस्क्रिप्शन मतलब बोगास कोई अभिलेख, बोगास कोई अभिलेख। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बोगास कोई इंस्क्रिप्शन इंग्लिश गलत होगी तो माफ करना, ठीक है, या अभिलेख में किन वैदिक कालीन ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का चर्चा है, तो 4 देवता हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य। कौन से 4 देवता हैं? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इन 4 देवताओं के ऊपर चर्चा किया गया है। अब आते हैं यज्ञों का महत्व। इस ड्यूरेशन में यज्ञों का महत्व था, वेदों में यज्ञों के धार्मिक अनुष्ठान का महत्व माना जाता था। 10वें मंडल को हम लोग में क्या है? पुरुष सूक्त के ऊपर चर्चा है, ठीक है। यहाँ पे 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी चर्चा कहां मिलती है? तो 10वें मंडल में मिलती है। हालांकि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये पुरुष सूक्त था, इसका डिवीजन बाय बर्थ नहीं था, कर्मा बेस था, ठीक है। एक ही परिवार में कई जाति के लोग यानी कई वर्ण के लोग रहते थे। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ, ठीक है, करा कि ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जो अवेस्ता है, इसमें कई मुद्दों में समानता पाई गई है। अवेस्ता में कई मुद्दों में समानता पाई गई है, ठीक है, ध्यान देना, कई मुद्दों में समानता पाई गई है, ओके। अब यहां पे आता है विद्वान और निवास स्थल। देखो वैदिक काल का जो संबंध है, ये माना था कि ये आर्यों के द्वारा लिखी गई सभ्यता है। आर्य मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्यंस का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो इसी के लिए इसको वैदिक सभ्यता को हम लोग आर्यन सभ्यता या आर्यन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। मानता कि आर्यों के द्वारा इस सभ्यता का डेवलपमेंट किया गया। तो अब बात आती है कि आर्य आए कहां से? बात क्या होगी? बात ही ना होगी मार्केट में कि भाई आर्य कहां से आ गए सर, कोई बताएगा कि आर्य कहां से आए? तो आर्य कहां से आए, अब बात आती है उसके ऊपर। तो देखो उसके ऊपर विद्वानों में डाउट है,
कि कहां से आए। तो मैक्स मूलर साहब, बाल गंगाधर तिलक साहब, महर्षि दयानंद सरस्वती साहब, अविनाश चंद्र दास साहब, डॉक्टर संपूर्णानंद, गंगानाथ झा, गार्डन चाइल्ड और गिन पोडल्स, ये नाम है। इनके द्वारा बताया गया है कि निवास स्थान ये है, एक बार आपको देख लेना है। मैक्स, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैक्स मूलर साहब का इंपॉर्टेंट है, समझना बात को, मैक्स मूलर साहब का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक साहब का इंपॉर्टेंट है, दयानंद सरस्वती साहब का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गंगानाथ झा साहब का इंपॉर्टेंट है, और डॉक्टर संपूर्णानंद, गार्डन चाइल्ड। आप लोग बचा क्या, तो बाकी दो को छोड़ के सब इंपॉर्टेंट है। यहां पे लॉजिक लिखा गया है भाई, किस लॉजिक से मैक्स मूलर साहब कहते हैं कि मध्य एशिया से आए। तो सर्वाधिक मान्य मत क्या है, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी है वो यही है कि मध्य एशिया से आए थे, ठीक है, कि आर्य क्या है सेंट्रल एशिया से माइग्रेट किए थे। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से थे, क्लाइमेट परिवर्तन हुआ, वहां पे क्लाइमेट चेंज हुआ और इसकी वजह से यहाँ पे माइग्रेट कर गए। तो यहाँ पे रीजंस भी दिए गए, ठीक है, ये आपके जो आर्गुमेंट है वी कहीं नहीं बुक में लिखे गए हैं, ये ठीक है, ये ढूंढ के निकाला गया है, ठीक है। चांस पेपर में क्वेश्चन यहां से ना आया आर्गुमेंट से, बट समझना आसान करेगा आपका, ओके, समझना आसान करेगा। तो ये फैक्ट से इसको देख लेना है। अब हमको देखते हैं, हमारे पास भाई 4 वेद है। तो पेपर में आता है भाई कि अक्सर आप देखोगे कि फला किसका ब्राह्मण है, ठीक है। दशरथ युद्ध मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ही है, तो वो विश्वामित्र, कुछ लोग भाई नहीं कमेंट करेंगे, समझ जाओ। तो देखो पहले क्या था, ठीक है, कि आर्यों के सबसे जो प्रसिद्ध कबीला संघर्ष है उसको हम लोग दशरथ युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये युद्ध हुआ क्या पे, तो रावी नदी, जिसको तब हम लोग परशुड़ी नदी के नाम से जानते थे, ये युद्ध उसी रावी नदी के तट पे लड़ा गया है। जो भरत जनता उसकी गुरु या पारिवारिक गुरु, जो हम लोग नहीं कहते हैं कि गुरु मतलब पुरोहित हुआ करते थे विश्वामित्र जी, ठीक है, बट बाद में बता किसको दिया गया, वशिष्ठ जी को। तो यहां से वशिष्ठ वर्सेस विश्वामित्र जी हो गया, वर्सेस, ठीक है। तो इनमें आपसी संघर्ष हो गया और इसी संघर्ष का कारण बनता है दशरथ युद्ध। आगे बात समझ में भाई, यहां पे कोई नहीं बोलेगा छोड़ दिए। तो यहां पे मैंने लिखा है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद मैंने पहले समझा कि त्रयी में शामिल नहीं है। ब्राह्मण में समझो, ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय और कौशिकी। ऋग्वेद का आरण्यक है, उसका नाम है आरण्यक, मतलब जंगल में लिखा गया था, आरण्य मतलब जंगल होता है, ऐतरेय और कौशिकी ही है। और उपनिषद भी क्या है, ऐतरेय और कौशिकी ही है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण हो, ऋग्वेद का आरण्यक हो, ऋग्वेद का उपनिषद हो, तीनों क्या है, ऐतरेय और कौशिकी है। यहां पे याद ही नहीं करना है। सामवेद का क्या है, जानना, सामवेद का है आपका पंचविश और तांड्य, इनको हम लोग षड्विशल के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखो, ठीक है। सामवेद का क्या है, पंचविश है, ठीक है, पंचविश तांड, या कहीं हमको तांड्य ब्राह्मण भी मिले, देखो यहाँ पे लिखा भी है तांड्य ब्राह्मण, ठीक है, और या कहीं षड्विशल भी मिले, तो ये क्या है षड्विशल, तो ये भी आपका, ये क्या है, ये आपके ब्राह्मण है, सामवेद के ब्राह्मण है, ठीक है, ठीक है। आगे समझ में, ये सामवेद के ब्राह्मण है, क्या, पंचविश, तांड्य और षड्विशल, षड्विशल, ओके। अब समझो आरण्यक अगर पूछे भाई कि आरण्यक क्या है, तो छांदोग्य और जैमिनी, ध्यान देना, छांदोग्य जो है आपका और जैमिनी, ये आपका यहां पे क्या है, ध्यान देना, आपका वो है ब्राह्म आरण्यक है, ठीक है, आरण्यक है। तो ये हो गया छांदोग्य और जैमिनी, आपका इसका आरण्यक हो गया, ठीक है, आरण्यक हो गया। अब इसी तरह से हम लोग अगर छांदोग्य और जैमिनी, यहाँ पे उपनिषद भी हो गया इसका, ठीक है, छांदोग्य और जैमिनी उपनिषद हो गया। यजुर्वेद का सतपथ और तैत्तिरीय है ब्राह्मण, सतपथ और तैत्तिरीय इसका आरण्यक का भी नाम है, ठीक है। और इस उपनिषद किसका है, इस उपनिषद आपका है यजुर्वेद का, ये पेपर में क्वेश्चन बन गया है, इस उपनिषद किसका है, यजुर्वेद का। श्वेताश्वर उपनिषद किसका है, यजुर्वेद का। बृहदारण्यक उपनिषद किसका है, यजुर्वेद का। अथर्ववेद का ब्राह्मण का नाम है गोपत, आरण्यक नहीं है, और उपनिषद है मांडुक्य, ठीक है, या मुंडक, ठीक है, मांडुक्य, ठीक है, प्रश्न मुंडक, मांडुक्य बेसिकली आप समझ जाओ, मांडुक उपनिषद। तो ये पेपर में क्वेश्चन बन के आता है। तो ऐतरेय और कौशिकी सबके हो गए ऋग्वेद में, पंचविश और तांड्य सामवेद के ब्राह्मण है, छांदोग्य और जैमिनी सामवेद के आरण्यक है, और यही उपनिषद है। यजुर्वेद के सतपथ और तैत्तिरीय हो गए, समझे। अब बात आती है कि सर कहां पे किस बात की जानकारी मिलती है, तो यहां पे आप सतपथ देख रहे हो, ये सतपथ जो कि यजुर्वेद का क्या है, जो कि यजुर्वेद का ब्राह्मण है। सतपथ में ही हमको
पुरुष मेध यज्ञ की बात की गई है। कहां पे, कहीं नोट करना आप लोग, शतपथ में ही पुरुष मेध यज्ञ की चर्चा की गई है। शतपथ ब्राह्मण में ही याज्ञवल्क्य मुनि देना के द्वारा ये लिखा गया, कहा जाता है कि याज्ञवल्क्य मुनि के द्वारा लिखा गया है आपका शतपथ ब्राह्मणी, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया है। और विदेह माधव की कथा जो है वो भी आपकी शतपथ ब्राह्मण में ही है, ठीक है, वो भी कहां पे है, शतपथ ब्राह्मण में ही है। तो पुरुष मेध यज्ञ की चर्चा यहां पे है, ये याज्ञवल्क्य मुनि के द्वारा लिखा गया, और विदेह माधव की कथा का चर्चा कहां पे है, तो शतपथ ब्राह्मण में है। ये 3 फैक्ट्स आप लोग नोट करना, स्पीड को पॉज करना, नोट कर लेना। नोट करवाओगे टाइम लगेगा तो आपका नुकसान होगा, और आपका नहीं मेरा भी नुकसान होगा, क्योंकि समय कम है। हाँ, आगे बात समझ में, नहीं समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, शतपथ के बारे में और भी दिमाग रखो कि सबसे ओल्डेस्ट ब्राह्मण है आपका शतपथ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका शतपथ ये है। तो अब तक मैंने 3 फैक्ट बताया कि याज्ञवल्क्य मुनि द्वारा लिखा गया, पुरुष मेध यज्ञ की चर्चा यहाँ पे है, विदेह माधव की कथा जो यहाँ पे है सबसे ओल्डेस्ट है, इसमें पुनर्जन्म की भी चर्चा है। आपके शतपथ ब्राह्मण में ही पुनर्जन्म की भी चर्चा है मेरे भाई, शतपथ ब्राह्मण में ही उपनयन संस्कार की भी चर्चा है, शतपथ ब्राह्मण में ही वाक्य याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद भी है। तो शतपथ ब्राह्मण में ही आपकी याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद है, शतपथ में ही आपका क्या है ध्यान देना, विदेह माधव की कथा है, पुरुष मेध यज्ञ है, ये सारी चीजें शतपथ की होगी। अब अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो पंचविश, यहां पे ध्यान देना, पंचविश का आप लिखा है, ये देखो सामवेद का पंचविश क्यों इंपॉर्टेंट है तो कहीं नोट करना आप लोग। तो पंचविश के बारे में बेसिकली ध्यान देना, या छोड़ो, अगर आप पंचविश को छोड़ना भी चाहो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, इसके बाद से आपको जिन जिन चीजों को समझना होगा, तैत्तिरीय ध्यान देना, यहाँ पे तैत्तिरीय ध्यान देना, तो अतिथि देवो भव का जो कॉन्सेप्ट आपका वो तैत्तिरीय में है, ध्यान देना। जो अतिथि यहाँ पे तैत्तिरीय कहां पे है, देखो तैत्तिरीय ब्राह्मण यहाँ पे है, तैत्तिरीय यहाँ पे, अतिथि देवो भव का जो कॉन्सेप्ट आपके वो यहाँ पे है, अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे है। कठोपनिषद में ध्यान देना, कठोपनिषद में आपका, उपनिषदों में जो कठोपनिषद है, तो कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद है। प्री में क्वेश्चन आया हुआ है कि कठोपनिषद में आपके यम नचिकेता संवाद है, और कठोपनिषद किसका उपनिषद है, तो ये आपके यजुर्वेद का है। यहां पे क्या लिखा है, नहीं लिखा है, यहां पे लिख लो, यहीं पे कठोपनिषद लिख लो, यजुर्वेद का है कठोपनिषद। हाँ, इसी में यम नचिकेता संवाद स्थित है। यम नचिकेता संवाद कहां पे है, कठोपनिषद में स्थित है। अथर्ववेद जो कि आपके त्रयी में, वेद त्रयी में शामिल नहीं होती है, इसमें राजा परीक्षित की कहानी आपके अथर्ववेद में ही है। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख आपके यजुर्वेद में ही है, सॉरी अथर्ववेद में ही है, ठीक है। अंग और मगध महाजनपद की चर्चा आपके अथर्ववेद में ही है। सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां आपके अथर्ववेद में ही कहा गया है। ये सारी जानकारी होगी, ये सारी जानकारी आपकी होगी। अच्छा, यहां पे आप चाहो तो एक मैंने आपसे बोला था कि कुछ तो तैत्तिरीय के बारे में, हाँ तैत्तिरीय के बारे में कुछ तो बता रहा था, मुझे भूल जा रहा था, अब याद आया। तैत्तिरीय के बारे में बेसिकली आपको क्या याद करना है आपको बता दूं। तो तैत्तिरीय के बारे में बात करो कि सती अहिल्या का उल्लेख यहीं पे, इसी में सती अहिल्या का उल्लेख है, ऐसे लिख देता हूं, सती अहिल्या का उल्लेख यहां पे, ठीक है। देख भाई, बहुत सारी चीजें मैंने बताया, लिखा एक भी चीज नहीं हूं, बट बताया हूं। पॉज करके सुनना, अंदर की बातें मैक्सिमम पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, हाँ अंदर की बात पूछेगा तो मैक्सिमम इतना ही पूछेगा, ठीक है, मैक्सिमम इतना पूछेगा। बताने के लिए तो देखो बहुत सारी चीजें बता सकती हैं, जैसे छांदोग्य के बारे में भी चीजें ध्यान देना। छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का चर्चा छांदोग्य में है, विवाह गीत की चर्चा वहां पे है, ठीक है, आश्रम व्यवस्था की चर्चा वहां पे है, ठीक, जो प्रथम 3 आश्रम है उनकी चर्चा वहीं पे है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हमको वहां से भी हम लोग जान सकते हैं, ठीक। लेकिन जितनी चीजें पढ़ना हो उतनी ही करेंगे, बाकी चीजें को हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है। ठीक है, आप लोग फोन भी बहुत कर रहे हैं भाई, क्यों फोन कर रहे हैं, देखिए। अच्छा, आ जाओ, यही चीजें मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि वेदों को पढ़ने वाले भाई विज्ञाता होते होंगे, तो उनके पाठक, उनके अध्येता का नाम क्या है, तो ऋग्वेद की होत्री, ऋग्वेद के पाठक को इंग्लिश में भी होत्री ही कहते थे, ठीक है, होत्री, ऐसा नहीं किसका अलग नाम था। सामवेद की उद्गाता, साम का मतलब गान, गान का मतलब गाता, गाना, ठीक है। यजुर्वेद के अध्वर्यु कहते थे, यजुर्वेद के जो पाठक थे, जो पढ़ने वाले थे, जो रीडर थे, उनको अध्वर्यु कहते थे।
और अथर्ववेद के ब्रह्मा, अथर्ववेद के ब्रह्म, देखना अथर्ववेद के ब्रह्मा। और इनके उपवेद क्या है लिखा हूं मैंने, तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और अथर्ववेद का शिल्प, अर्थ का शिल्प से संबंध है तो शिल्पवेद। देखो जो गंधर्ववेद है वो किसके द्वारा लिखा गया है, गंधना, तो गंधर्व वेद नारद के द्वारा लिखा गया, नारद कृत। देखो ब्रैकेट में लिखा है गंधर्व वेद में, आप क्या लिखा ब्रैकेट में, नारद कृत, नारद जी के द्वारा लिखा गया है। और शिल्प वेद जो है ये आपके विश्वकर्मा भगवान के द्वारा लिखा गया है, विश्वकर्मा द्वारा रचित है। तो हमने इन डिटेल, यहां से बेहद चांस है कि क्वेश्चन बन के आ जाए, जितना समझाया यहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है अभी। अब देखते हैं कुछ हम लोग, अब हम लोग थोड़ा मिक्स करके पढ़ेंगे, मतलब हमने चारों वेद पढ़ दिया, यानी हमने ऋग्वैदिक पीरियड भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा हम लोग मिक्स करके पढ़ते हैं। कारण धार्मिक एवं दार्शनिक मान्यताएं हम लोग अगर पूरे के पूरे वैदिक पीरियड की देखें, तो अब हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड की नहीं देख रहे हैं, वैदिक पीरियड की, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं एक एक चीज को। तो यहां पे क्या लिखा है, आरूढ़, अच्छा इसकी इंग्लिश भी लिखा है मेरे भाई, तो कोई ये नहीं कहेगा कि सर आपने नहीं पढ़ा, चलो मैं बता देता हूं। देखो यहां पे लिखा है आरूढ़ी, ठीक है, यहां पे आपको क्या लिखा है, लिखा है उद्धालक, उद्दालक, और ये आपका लिखा है श्वेत केतु। तो आरूढ़ी, उद्दालक और श्वेत केतु के बीच में जो संवाद है, जो संवाद है, ठीक है, उसकी चर्चा हमको कहां मिलती है, उपनिषदों में मिलती है। किस उपनिषद में, तो छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। तो पेपर में क्वेश्चन है छांदोग्य उपनिषद से संबंधित कि भैया कि हमको कहां पर, किस उपनिषद में हमको डायलॉग मिलता है, किसके बीच में, आरूढ़ी, उद्दालक और श्वेत केतु के बीच में। एक ही बात है, आरूढ़ी उद्दालक एक ही बात है, आरूढ़ी, उद्दालक और श्वेत केतु के बीच में जो डायलॉग है वो कहां पे मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। याद हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं। तो यहां पे लिख रहा है बृहस्पति, बृहस्पति वाज कंसिडर्ड, देखो यहाँ पे बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित कराता है, ठीक है, ना बृहस्पति को क्या कहा जाता है कि वैदिक देवताओं का पुरोहित कहा जाता है, ठीक है, प्रिस्ट ऑफ वैदिक गॉड्स, ठीक है, पुरोहित या संत जो भी कह लो, पुरोहित कहा जाता है किसको, बृहस्पति को। आगे धार्मिक मान्यता देखो, तो कह रहा है कि सत्यमेव जयते का जो उल्लेख है वो मुंडकोपनिषद में है। किस उपनिषद में है, मुंडकोपनिषद में उल्लिखित है, ठीक है। आगे बात सत्यमेव जयते सब आगे कर रहा है। जो आपका बृहदारण्यक उपनिषद है इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद मेंशन है। क्या है, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद मेंशन है। कहां पे, आपके बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद या याज्ञवल्क्य गार्गी डायलॉग उपस्थित है, ठीक है, ठीक है, याज्ञवल्क्य और गार्गी डायलॉग यहां पे मेंशन है। आगे आइए, कह रहा कि आरण्यकों में वैदिक कर्मकांड की निंदा की गई है। यहां पे देखो आगे, क्योंकि ठीक है, बलि की अपेक्षा तप पर बल दिया गया है, जबकि उपनिषदों में ज्ञान पर बल दिया गया है। तो डिफरेंस यहां पे समझा रहा है। उपनिषद क्या है, उपनिषद सिद्धांत बेस्ड है, ठीक है। देखो उपनिषदों के जो थियरीज है ना, जो कॉन्सेप्ट है वो बौद्धिज्म ने एक्सेप्ट किया है। तो उपनिषद क्या है, ज्ञान पर आधारित है, तार्किकता के बेस्ड है। और आरण्यक क्या है, ये कर्मकांडों की निंदा करते हैं। देखो आरण्यक जो होते हैं, आप बता रहे हैं कि उपनिषद क्या है, ज्ञान के बेस्ड है, ठीक है। और बेसिकली क्या है आपका जो आरण्यक है, आरण्यक क्या कहते हैं, आरण्यक जो आपके वैदिक रिचुअल्स है, जो सैक्रिफाइसेस है, जो कर्मकांड है, उसकी निंदा करते हैं, उसको अपोज करते हैं। उपनिषद में क्या है, ज्ञान पर विशेष बल दिया गया। अवतारवाद का उल्लेख सर्वप्रथम कहां किया गया है, तो भगवत गीता में किया गया है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां किया गया है, भगवत। याद करो वो पूरा का पूरा अपना पूरा अवतार दिखाते हैं जब समझौता कराने जाते हैं भगवान कृष्ण, ठीक है। ईशोपनिषद, ठीक है, ईशोपनिषद। आगे बात, ईशोपनिषद में एक बात बोली गई है, वो बोला गया निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन है। तो निष्काम कर्म सिद्धांत कहां पे मेंशन है, तो ये ईशोपनिषद, ईशोपनिषद में, ईसा उपनिषद या ईशो लिख देते हैं यहां पे, ईशोपनिषद, ठीक है। ईशो उपनिषद में चर्चा किस चीज की है, तो निष्काम कर्म की बात किया गया है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फलेस एक्शन, निष्काम कर्म की बात कहां की गई है, तो वो आपकी ईशोपनिषद में की गई है, ठीक है। तैत्तरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म कहा गया है, अन्न को ब्रह्म कहा गया है, ठीक है। तो उपनिषदों में किन किन चीजों पे चर्चा किया गया, क्या क्या बातें बोली गई हैं, तो उसके ऊपर चर्चा जो है आपका यहां पे है, ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट, और क्या बात है, कह रहा है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें इन देवताओं की स्तुतियां हैं, ठीक है। यजुर्वेद यज्ञों एवं अनुष्ठानों पर प्रकाश डालता है।
अथर्व में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता, मतलब बेसिकली फैक्ट्स हैं, तो थोड़ा सा इन फैक्ट्स को रीड कर लोगे तो मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये फैक्ट्स याद कर लेना, एक बार रीडिंग कर लेना, एटलीस्ट आपके दिमाग में एक एक चीज चल जाएगा, ठीक है। मैंने इन फैक्ट्स को क्या किया है, एक सोर्स में लिखा था तो उसको बहुत बढ़िया तरीके से अरेंज किया है, ठीक। वो मिक्स था एक जगह, तो उसको एक एक पार्ट में कि उपनिषदों में किन किन चीजों को, ब्राह्मणों में किन किन चीजों के ऊपर चर्चा है, ठीक है। अगर इन चीजों की जो साहित्यिक और आर्थिक चर्चा है वो कहां पे है, समाज और वर्ड व्यवस्था की चर्चा है वो कहां पे, तो इफ इनसे रिलेटेड एक फैक्ट्स को एक पास लेके आऊं। जैसे समाज एवं वर्ड व्यवस्था की बात करें तो देखो, उत्तर वैदिक काल में समाज 4 भाग में डिवाइड होता है और ये जन बेस्ड हो जाएगा, धीरे धीरे ये जन बेस्ड होना स्टार्ट होगा। उत्तर वैदिक काल में क्या है, आयरन की खोज होती है, ठीक है। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों की चर्चा है। सतपथ ब्राह्मण में उधार देने वालों के लिए कुशीदीन नामक एक वर्ड का यूज किया गया है, यानी अब उधार सिस्टम स्टार्ट हो गया होगा, घूस देना स्टार्ट हो गया, वो सूदखोरी स्टार्ट हो गई होगी। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र, निवि, वास और अधिवास की चर्चा मिलती है, ठीक है। महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे फैक्ट्स हैं, हमको ये बेसिकली फैक्ट्स हैं। अब इन चीजों को हमको क्या करना है, तैयार करना है, इन चीजों को हमको तैयार करना है, ठीक है, इन चीजों को तैयार करना है। अब देखो यहां पे काम मेरा क्या होगा, यहां पे आ जाएगा, वो फैक्ट्स थे, एक बार ध्यान देना, काम मेरा मेरे भाई यहां पे आता है। हमको क्या है, ऋग्वेद से उत्तर वैदिक पीरियड में क्या सोशल चेंजिंग होता है, इकोनॉमिकल चेंजिंग होता है, वो देखना है। तो इकोनॉमिकल चेंजिंग क्या होगा, उत्तर वैदिक पीरियड में लोहे की खोज हो रही है, तो लोहे की खोज हो रही है यानी अच्छे प्रोडक्शन होगा। तो एक तो हथियार में, वेपन्स में चेंजिंग, भाई धातु ही बदल गई ना, अब सबसे प्रयोज्य धातु क्या हो जाएगी, आयरन हो जाएगी लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक। तो क्या कह रहा है, समाज पहले जो गोत्र आधारित था, जानना जो क्लान बेस्ड था, ठीक है, जो खानाबदोश सोसाइटी था, जो नोमैडिक सोसाइटी था, अब वो वर्ड व्यवस्था बेस्ड हो जाएगी, यानी वर्ड व्यवस्था वहां पे कठोर हो जाएगी, ठीक है। कास्ट बेस्ड हो जाएगा, वो चीजें जो क्लान बेस्ड था वो क्लास बेस्ड कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्लास बेस्ड हो जाएगा, और बहुत ही स्ट्रिक्ट इसको फॉलो किया जाएगा, बाय बर्थ हो जाएगा। धर्म में क्या है, पहले बहुदेववाद का प्रचलन था, अभी भी बहुदेववाद पे जोर है, लेकिन अद्वैतवाद का विकास होगा, यहाँ पे ज्ञान पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उपनिषद वगैरह का भी डेवलपमेंट हो रहा है, और उपनिषद कहां जोड़ देंगे, ज्ञान पे जोड़ देंगे। कृषि एवं तकनीक में क्या है, पहले तांबे एवं पत्थर के उपकरण देखोगे, लेकिन अब लोहे की यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। देवता में भी चर्चा देखने को मिलेगा, पहले प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र थे, इंद्र प्रमुख देवता थे, फिर वरुण। अब जो प्रमुख देवताओं का क्रम था वो आपसे पेपर में क्वेश्चन बन के आ भी सकता है, ध्यान। जो प्रमुख देवताओं के क्रम है, प्रमुख देवताओं के क्रम के ऊपर क्वेश्चन बन के आ भी सकता है, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान से देखना। इंद्र की चर्चा ऋग्वेद में 215 टाइम्स है, अगर यहां पे क्या देखेंगे, इंद्र की चर्चा ऋग्वेद में कितने टाइम्स है, 250 टाइम्स है। तो इसी के लिए इंद्र को सबसे प्रमुख देवता के रूप में माना जाता है, और इंद्र को कई सारे टाइटल्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन थे, दूसरे नंबर पे इंद्र जी के बाद अगर हम लोग देखें तो इंद्र के बाद से अगले जो देवता थे वो थे अग्नि, अग्नि यानी फायर, अग्नि की चर्चा है। अग्नि के ऊपर 200 सूक्त हैं, कितने, 200। इंद्रा के ऊपर कितने हैं, 250, 250 सूत्र हैं, ठीक है। तीसरे प्रमुख देवता के रूप में वरुण थे, तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे। ये टॉप देवता है ऋग्वैदिक पीरियड के, ध्यान रखना, ये टॉप देवता है ऋग्वैदिक पीरियड के, और ये ऑर्डर बदल जाएगा आपके लेटर वैदिक पीरियड में आते समय, ठीक है। तो ये ऑर्डर थोड़ा सा सही कर लेना, यहाँ पे इंद्र, ठीक है, इंद्र, अग्नि और वरुण कर देना, ये ठीक है। पूषण भी महत्वपूर्ण देवता थे, ठीक है, लेकिन क्रम में इंद्र जी आगे थे, तो थोड़ा सा ऑर्डर आप लोग चेंज कर लेना। पशुबलि का प्रचलन यहाँ पे था, यानी पशुबलि तो खैर यहां भी रहेगी, क्योंकि यज्ञों का बहुत तीव्र तरीके से पालन होगा, ठीक है, ध्यान देना। तो पशुबलि प्रथा का प्रचलन यहां भी था, लेकिन अब तीव्र गति से, अब हम लोग इसकी जगह पे लिख दें कि पशुबलि का तीव्र प्रचलन स्टार्ट हो जाएगा, यानी यहां पे यज्ञ इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अब यहां पे यज्ञ कर्मकांड का हिस्सा बन जाएंगे, हर छोटी छोटी बात पे यज्ञ होना स्टार्ट होगा, और पशुबलि हर जगह पे एक कॉन्सेप्ट सैक्रिफाइस का होगा, पशुबलि का होगा, ठीक है। तो कर्मकांड और रिचुअल्स की मात्रा बढ़ती है लेटर वैदिक पीरियड में। भले से आरण्यक और आते हैं और वो कर्मकांड का विरोध करते हैं, भले से उपनिषद ज्ञान पे जोर देंगे, लेकिन इस चीज को उतनी एक्सेप्टेंस समाज में नहीं रहती है, समझे बात को ना। क्योंकि अब क्या हो रहा है, राजा को राजा बनने के लिए यज्ञ का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, और टॉप लोगों को टॉप पे बने रहने के लिए यज्ञ का सहारा लेना पड़ेगा, तो पशुबलि की व्यवस्था का प्रचलन बढ़ जाता है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक। तो बलि की अपेक्षा ज्ञान एवं तप पर बल तो दिया जाता है, लेकिन उतना ये स्टार्ट हुआ क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड की विशेषता है उपनिषद और आरण्यक, ये ऋग्वैदिक पीरियड की विशेषता नहीं है, इसी के लिए ये वर्ड यहां पे लिखा गया है,
समझे बात को ना, कई सारे लोग यहाँ पे डाउट में पड़ जाते हैं। तो ये क्यों लिखा गया, तो आरण्यक और उपनिषद की वजह से लिखा गया है, ठीक है।